हा 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 हा। किनचेंग को खून की उल्टी करते देख सोंग किंग्यून जोर से हंस पड़ा। उसने हाथ हिलाया और अपने पीछे खड़े कुछ लोगों को आदेश दिया, जाओ इन सबको मेरे लिए बांध दो। सोंग किंग्यून के पीछे खड़े कुछ लोगों ने तुरंत जवाब दिया और चरण और बाकी लोगों की ओर चल पड़े। ये दृश्य देखकर चरण की भौहें तन गईं। आज के मामले में वह सचमुच निर्दोष रूप से फंसा हुआ था। लेकिन चरण अभी किनचेंग और सोंग किंग्यून के बीच हुई बातचीत समझ गया था। सोंग किंग्यून अच्छा इंसान नहीं था। खैर, चरण और किनचेंग खून के रिश्ते के थे और वह यूं ही चुपचाप खड़ा होकर किन परिवार को अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते नहीं देख सकता था। वह किनचेंग के सामने गया, उसे सहारा दिया और उसे एक हल्के हरे रंग की दवा की शीशी दी। दूसरे दादाजी, ये दवा आपके जहर को बेअसर कर सकती है। अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो इसे लेकर देखिए। चरण ने दवा देते हुए अपनी हथेली उठाई। किनचेंग ने चरण की हथेली में दवा देखी और बिना किसी हिचकिचाहट के बोला। उसने हाथ बढ़ाया, दवा ली, ढक्कन खोला और अपना सिर पीछे झुकाकर एक ही घूंट में पूरी दवा पी गया। लिंक्वान जल पीने के बाद इसका असर तुरंत दिखने लगा। किनचेंग ने अपने अंगों, हड्डियों और शरीर की सभी नसों में एक गर्म धारा का प्रवाह महसूस किया। उसके शरीर के विषैले पदार्थ तुरंत दब गए और उसकी आंतरिक शक्ति फिर से स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होने लगी। कुछ सेकंड बाद किनचेंग की त्वचा धीरे धीरे निखरने लगी। वह गहरे सदमे में था और चरण को गौर से देखने लगा। उसे धन्यवाद देने की जहमत उठाए बिना किनचेंग 2 कदम आगे बढ़ा और ठंडे स्वर में चिल्लाया, जब तक मैं आज यहाँ हूँ कोई भी उन पर हाथ नहीं उठाएगा। उसकी शक्तिशाली आवाज़ ने 7-8 लोगों को अनायास ही वहीं रोक दिया और सोंग किंग्यून की ओर देखने पर मजबूर कर दिया। सोंग किंग्यून ने व्यंग्य किया, उस पर जहर का गहरा असर हो गया है और अब उसकी सारी शक्ति खत्म हो गई है। तुम्हें उससे डरने की जरूरत नहीं है। तुम सब हमला करो। तभी 7-8 लोग आगे बढ़ते रहे। मौत को दावत। किनचेंग गुस्से से चिल्लाया, आगे की ओर उड़ा और सबसे आगे वाले पर अपनी हथेली से वार किया। उसकी हथेली का वार देखने में साधारण लग रहा था, लेकिन उसकी ताकत अद्भुत थी। सबसे आगे वाला व्यक्ति किनचेंग की हथेली से उड़ गया, तुरंत खून थूकने लगा और जमीन पर गिर पड़ा। ये दृश्य सोंग किंग्यून ने देखा और उसके चेहरे पर उलझन के भाव उभर आए। लेकिन अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। वह बस खुद को संभाल सकता था और किनचेंग से लड़ने के लिए आगे बढ़ सकता था, क्योंकि उसके द्वारा लाए गए अधीनस्थ किनचेंग के सामने बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकते थे। सोंग किंग्यून और किनचेंग को लड़ते देख किन परिवार के अन्य सदस्यों ने भी अपनी आस्तीनें चढ़ाईं और सोंग किंग्यून के अधीनस्थों से लड़ना शुरू कर दिया। चरण के रान को अपनी बाहों में पकड़े हुए और तियान तियान का नेतृत्व करते हुए किन परिवार के गांव के कई बुजुर्गों के साथ पीछे की ओर चले और मैदान की स्थिति का अवलोकन किया। उसके बगल में कई अंगरक्षक सभी की सुरक्षा की रक्षा कर रहे थे। बेशक ये केवल सतह पर था, छाया में छिपे कई सैनिक थे और यहाँ तक कि मौजूद सभी लोगों पर निशाना साधने वाले स्नाइपर भी थे। हालांकि सोंग किंग्यून का लक्ष्य चरण नहीं था, इसलिए वर्तमान में छाया में छिपे सैनिक अस्थायी रूप से स्थिर रहे। एक बार सोंग किंग्यून और उसके समूह ने चरण के लिए खतरा पैदा किया। किन परिवार के सदस्यों और सोंग किंग्यून को एक कठिन और रोमांचक युद्ध में लड़ते देख चरण पूरी तरह से तल्लीन हो गया। लगभग आधे घंटे तक मैदान में उलझे रहने के बाद सोंग किंग्यून को एहसास हुआ कि वह किनचेंग का कोई मुकाबला नहीं कर सकता और उसने पीछे हटने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। किनचेंग ने देखा कि वह भागना चाहता है और उसकी चालें और भी तेज हो गईं। घबराहट में सोंग किंग्यून ने गलती से एक हथेली का वार खा लिया और उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। किनचेंग, तो तुम जहर का नाटक कर रहे थे। तुम नीच बदमाश, तुम तो पहले से ही झांग सुयुन से सावधान थे। सोंग किंग्यून ने गुस्से से गाली दी, तुमने अभी अभी जहर का नाटक भी किया, कितना विश्वासघाती और चालाक। किनचेंग ने उसके अपमान को नजरअंदाज किया और सोंग किंग्यून का लगातार पीछा किया। कुछ ही देर में सोंग किंग्यून जोर जोर से हाँफने लगा और उसकी आंतरिक शक्ति कुछ कमजोर हो गई। कुछ और चालों के बाद किनचेंग ने सोंग किंग्यून को पकड़ लिया। इस समय किन परिवार के कुछ अन्य लोगों ने भी सोंग किंग्यून के अधीनस्थों के साथ मिलकर परिणाम तय कर लिया था। सोंग किंग्यून के कई अधीनस्थ गंभीर रूप से घायल हो गए थे। रुको, किनचेंग ने सोंग किंग्यून के एक्यूपॉइंट्स को सील कर दिया, उसे जमीन पर पटक दिया और मैदान में मौजूद अन्य लोगों की ओर देखा। ये दृश्य देखकर सोंग किंग्यून के अधीनस्थों के चेहरे पीले पड़ गए। सोंग किंग्यून, मेरे पास ताइक्विन क्यू साधना पद्धति का अंतिम स्तर भी नहीं है। किनचेंग अपने हाथ पीठ के पीछे करके खड़ा हो गया और गहरी आवाज में बोला, इतने समय तक तुमने गुरु पर पक्षपात करने, मुझ पर बड़ी कृपा करने का आरोप लगाया, जबकि तुमको अपने ही बेटे को नजरअंदाज किया। ऐसा इसलिए है क्योंकि गुरु ने तुम्हारे दुष्ट इरादों को पहले ही भांप लिया था और वह 100 साल बाद भी तुम्हें संप्रदाय प्रमुख का पद सौंपने को तैयार नहीं थे। क्या तुमने अपने साथी शिष्यों को कुनलुन संप्रदाय में उपद्रव मचाने के लिए उकसाया ही नहीं था, सिर्फ संप्रदाय प्रमुख का पद हथियाने के लिए? मुझे उस संप्रदाय प्रमुख पद की परवाह नहीं। अगर तुम चाहो तो मैं खुशी खुशी तुम्हें दे दूंगा।
लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि संप्रदाय प्रमुख का पद पाने के बाद भी तुम मुझे जाने नहीं दोगे। मैं, किनचेंग, खुद को एक नेक इंसान मानता हूँ। चूंकि तुम मुझे इस हद तक धमका रहे हो, इसलिए मैं इसे और बर्दाश्त नहीं करूंगा। आज मैं तुम्हारी युद्ध कला को अपंग कर दूंगा और तुम्हें कुनलुन संप्रदाय प्रमुख के पद से हटा दूंगा। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने अपनी आंतरिक शक्ति का इस्तेमाल किया और सोंग किंग्युन के दानतियान क्यू सागर की ओर उंगली उठाई, जिससे उसकी आंतरिक शक्ति कमजोर हो गई। सोंग किंग्युन एक दयनीय चीख के साथ बोला, उसके माथे से पसीना बह रहा था और उसका चेहरा राख जैसा हो गया था। उसने किनचेंग को जहरीली नजरों से घूरते हुए गालियां दी, किनचेंग, तू जरूर एक भयानक मौत मरेगा, कमीना, कमबख्त बदमाश। उसकी आवाज से परेशान होकर किनचेंग ने उसे हथेली के एक ही वार से बेहोश कर दिया। सोंग किंग्युन की युद्ध कला को अपंग देखकर उसके साथ आए लोग तुरंत डर के मारे कांप उठे, रेंगते हुए किनचेंग के आगे झुके और माफी मांगने लगे। वरिष्ठ भाई, कृपया हमें छोड़ दीजिए। हमें भी सोंग किंग्युन ने गुमराह किया था। वरिष्ठ भाई, कृपया हमारी जान बख्श दीजिए। हम जानते हैं कि हम गलत थे। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। किनचेंग ने कुनलुन संप्रदाय के अनुयायियों को अपने सामने घुटने टेकते, रोते बिलखते देखा और उनके चेहरे पर निराशा और पीड़ा के भाव उभर आए। तुम कुनलुन संप्रदाय के शिष्य बनने के बिल्कुल भी योग्य नहीं हो। आज से तुम सभी मेरे कुनलुन संप्रदाय से निष्कासित किए जाते हो। अब से तुम्हें बाहर के आम लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए मार्शल बल का प्रयोग करने की मनाही है और तुम्हें कुनलुन संप्रदाय के नाम पर काम करने की अनुमति नहीं है। अन्यथा मैं तुम्हें ढूंढने के लिए पहाड़ों और नदियों को पार करूंगा और स्वयं तुम्हारी मार्शल आर्ट को अपंग कर दूंगा। क्या तुम सब ने मेरी बात साफ सुनी? साफ सुना, साफ सुना। हम फिर कभी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल बुराई के लिए नहीं करेंगे। वरिष्ठ भाई, हमारी जान बख्शने के लिए धन्यवाद। वे लोग बार बार झुककर किनचेंग से वादे कर रहे थे। तुम जा सकते हो, मुझे फिर कभी तुम्हें देखने मत देना। किनचेंग ने हाथ हिलाकर इशारा किया कि वे जा सकते हैं। वे लोग घबराकर खरगोशों की तरह तितर बितर हो गए और भाग गए। आंगन फिर से शांत हो गया। किनचेंग ने जमीन पर पड़े सोंग किंग्युन की ओर देखा, उसे नजरअंदाज किया और चरण की ओर चल दिया। चरण के सामने पहुंचकर उसने हाथ जोड़कर चरण को धन्यवाद दिया। चरण, आज मैं सचमुच आपका ऋणी हूं। इस बूढ़े की जान बचाने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपने मुझे जो मारक दवा दी थी वह न होती तो आज हमारा किन परिवार शायद बर्बाद हो जाता। चरण ने हाथ हिलाया और कहा, दूसरे दादाजी, आप बहुत दयालु हैं। चूंकि मेरे पास एक आध्यात्मिक औषधि है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं यूं ही खड़ा होकर आपको जहर देकर मरते हुए नहीं देखूंगा। किनचेंग ने गंभीरता से चरण को धन्यवाद दिया और कहा, चरण, आपने आज मेरे दूसरे चाचा के परिवार को बचा लिया। अगर भविष्य में आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बस मांग लीजिए। आपके दूसरे चाचा जो कुछ भी कर सकते हैं वह मना नहीं करेंगे। किनचेंग को ये कहते देख चरण जल्दी से मुस्कुराया और अपना हाथ हिलाया, दूसरे चाचा, आप बहुत दयालु हैं। वह रुका, फिर जमीन पर पड़े सोंग किंग्युन की ओर इशारा किया और कहा, दूसरे चाचा, आप इस व्यक्ति से कैसे निपटने की योजना बना रहे हैं? किनचेंग ने बेहोश सोंग किंग्युन पर नजर डाली और गहरी सांस ली। मैंने स्वेच्छा से संप्रदाय के नेता का पद इसलिए छोड़ दिया था ताकि साथी शिष्यों के बीच आंतरिक कलह से बचा जा सके, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जो मैं कम से कम देखना चाहता था वह आज भी होगा। बाद में मैं किसी को उसके बुढ़ापे में उसे उसके गृहनगर वापस भेजने की व्यवस्था करूंगा। चरण ने सिर हिलाया। वह कुनलुन संप्रदाय के आंतरिक संघर्षों के बारे में बहुत कुछ जानना नहीं चाहता था, इसलिए उसने आगे कुछ नहीं पूछा। आज के गृह प्रवेश समारोह में सोंग किंग्युन और उसके समूह के उपद्रव मचाने के कारण सभी का अच्छा मूड पूरी तरह से खराब हो गया था। झांग सुयुन ने किनचेंग को जहर देने के बाद सजा से बचने के लिए आत्महत्या कर ली थी, इसलिए उसका अंतिम संस्कार भी करना जरूरी था। किनचेंग ने सभी को सांत्वना दी, फिर अपने बेटे और पोते के जरिए किन परिवार के गांव के लोगों को वापस भेजने का इंतजाम किया। चरण और प्रिया ने उनका अभिवादन किया और जाने के लिए तैयार हो गए। किनचेंग खुद दंपत्ति को आंगन के द्वार तक ले गए। चरण, अब हम यहीं रहेंगे। जब भी तुम्हारे पास समय हो, तियान तियान को अक्सर मिलने के लिए ले आना। किनचेंग ने कहा, दूसरे अंकल, मैं बाकी चीज़ों में अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मार्शल आर्ट की मेरी कुछ समझ ज़रूर है। अगर भविष्य में मार्शल आर्ट के अभ्यास में तुम्हें कोई परेशानी आए तो तुम मुझसे आकर पूछ सकते हो। ये सुनकर चरण ने झट से सिर हिला दिया, ठीक है, मैं दूसरे चाचा के साथ विनम्र नहीं रहूंगा। आज जब किनचेंग ने अपनी चाल चली तो चरण ने सचमुच एक गुरु का युद्ध देखा। किनचेंग चरण का अब तक का सबसे दुर्जय गुरु था। उनका रिश्ता दोस्ताना था, दुश्मनी वाला नहीं, और चरण भी उससे दोस्ती करना चाहता था, इसीलिए उसने आज उसे लिंक्वान जल उपहार में दिया। किनचेंग के घर से निकलने के बाद चरण और प्रिया के रान को फुयुआन वापस ले गए। छोटी के रान घर पहुंचते ही ऊँघने लगी। चरण ने अपनी बेटी के लिए कुछ दूध का फॉर्मूला बनाया और उसे पीते ही उसकी बच्ची सो गई।
अपनी बेटी को बिस्तर पर लिटाकर उसे सुलाने के बाद चरण प्रिया के पास गया। पति जी, दूसरे चाचा का परिवार वाकई इतना शक्तिशाली है। प्रिया ने आह भरी। उन्हें काम करते देखने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि मैं अभी कितनी कमज़ोर हूँ। वह चरण के साथ आंतरिक शक्ति का अभ्यास कर रही थी, और हालांकि उसने कुछ छोटी मोटी उपलब्धियां हासिल की थीं, फिर भी सच्चे गुरुओं की तुलना में उनमें बहुत बड़ा अंतर था। चरण ने हाथ बढ़ाकर उसे अपनी बाहों में खींच लिया और प्रिया के सिर के पीछे के खूबसूरत बालों को धीरे से सहलाया। खुद की तुलना उनसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वे सभी पुराने राक्षस हैं जो दशकों से साधना कर रहे हैं, और हमने अभी अभी अभ्यास शुरू किया है। इसके अलावा हमारे पास स्थानिक लिंक्वान है, इसलिए हमारी प्रगति पहले से ही बहुत तेज़ है। ये सुनकर प्रिया मुस्कुराए। आप सही कह रहे हैं पति जी। अगर हम अपनी साधना में कड़ी मेहनत करें तो शायद हम बहुत जल्द उनसे आगे निकल जाएंगे। चरण ने हाथ बढ़ाकर उसके गाल को चुटकी से पकड़ लिया। ये नाजुक और मुलायम था, बहुत अच्छा लग रहा था, जिससे वह प्रिया की ठुड्डी को थामने और उसे चूमने के लिए नीचे झुकने से खुद को रोक नहीं पाया। प्रिया को चरण के अचानक हमले की उम्मीद नहीं थी। अपने होठों पर गर्म स्पर्श महसूस करते हुए उसकी पलकें थोड़ी कांपने लगीं और उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। जब तक किसी के हाथ ने शरारत करना शुरू नहीं किया तब तक प्रिया की आंखें साफ नहीं हुईं और वह हौंकते हुए चरण को रोकने के लिए आगे बढ़ी। मत करो पति, ये दिन का उजाला है, मत करो। चरण ने नाराजगी के भाव से प्रिया को देखा, केवल अपने दिल की आग को दबाने में सक्षम था। थोड़ी देर की अंतरंगता के बाद चरण ने प्रिया को आराम करने के लिए कहा, जबकि वह काम संभालने के लिए अध्ययन कक्ष में चला गया। किन परिवार का गांव, किन दाजी के घर पर। पावनी ने उसकी छाती थपथपाई। उसका चेहरा डर से भर गया। हे भगवान, दूसरे चाचा का परिवार कोई साधारण लोग नहीं है ना? किंदाजी के चेहरे पर प्रशंसा के भाव थे और उसकी आवाज़ थोड़ी उत्तेजित थी। पवनी, क्या तुमने वो देखा? जब वो लोग लड़ते थे तो बिल्कुल मार्शल आर्ट के टीवी शो के हीरो जैसे होते थे, वाकई कमाल। हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि दुनिया में ऐसी चमत्कारी मार्शल आर्ट सच में होती है। दोनों बातें कर ही रहे थे कि अचानक आंगन के गेट से जोरदार चीखने की आवाज़ आई। पावनी ने पहचान लिया कि यह उसके पूर्व पति झाओ चेंगवन की आवाज़ है और उसके हाव भाव थोड़े बदल गए। झाओ चेंगवन यहाँ है, मुझे नहीं पता वो क्या चाहता है। मैं बाहर जाकर देखता हूँ। किंदाजी ने लेले को अपनी बाहों में भरते हुए जल्दी से कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। पावनी सिर हिलाया और अपनी बेटी को बिस्तर पर लिटा दिया। दंपति घर से बाहर निकले और देखा कि झाओ चेंगवन नशे में धुत होकर प्रवेश द्वार पर खड़ी होकर जोर जोर से गालियां दे रही थी। पवनी, तुम रंडी, तुमने मुझे बहुत बेवकूफ़ बनाया। तुम कुतिया हो, तुम मर क्यों नहीं जाती? किंदाजी, क्या तुम्हें लगता है कि पावनी कोई अच्छी औरत है? वह बस एक कबाड़ का टुकड़ा है, एक चंचल औरत, एक ऐसी औरत को उठा रही है जिसे मैं नहीं चाहती। तुम में वाकई हिम्मत है। जैसे ही किंदाजी और पावनी बाहर आए, उन्होंने झाओ चेंगवन के ये दुर्भावनापूर्ण श्राप सुने। पावनी का चेहरा पीला पड़ गया और झाओ चेंगवन की ओर उसकी निगाहों में गुस्सा, शर्म और अपराधबोध की झलक थी। आखिरकार ये वास्तव में उसी ने शुरुआत में गलत किया था, जिसे उसने इतने लंबे समय तक झाओ चेंगवन से छिपाया था। इस मामले में पावनी के पास अपना बचाव करने के लिए कुछ नहीं था। हालांकि जबकि वह झाओ चेंगवन के अपमान को सहन कर सकती थी, किंदाजी नहीं कर सका। पावनी अब उसकी पत्नी थी। अगर वह सिर्फ खड़ा रहा और पावनी को धमकाते हुए देखता रहा तो क्या उसे अभी भी एक आदमी माना जा सकता है? अपना मुंह संभालो, कुछ पे अपने अंदर न लें और अपनी जगह न भूल जाएं। किंदाजी आगे बढ़े, झाओ चेंगवन को घूरते हुए कहा, दफा हो जाओ। हमारे घर पर परेशानी मत करो। क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा? झाओ चेंगवन नशे में था और इस समय शराब ने उसे और भी साहसी बना दिया, जिससे वह पूरी तरह से निडर हो गया। उसका शरीर लड़खड़ाया, उसके कदम लड़खड़ा गए, उसका चेहरा लाल हो गया और उसकी आंखें क्रोध से भर गईं। उद्धरण चिन्ह, पावनी, तुम रंडी, तुम कमीनी औरत, मैं आज तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाने वाला हूँ। झाओ चेंगवन ने जब से पवनी से तलाक लिया था, उसने दोबारा शादी नहीं की थी क्योंकि उसके व्यभिचार की खबर आसपास के कस्बों में फैल गई थी और झाओ परिवार का कई लोगों ने मजाक उड़ाया था। इसके अलावा उसके बच्चे नहीं हो सकते थे और बच्चों वाली विधवाओं के अलावा कोई भी उससे शादी करने को तैयार नहीं था। लेकिन पवनी का जीवन उसे छोड़ने के बाद बेहतर और बेहतर होता गया था। किंदाजी के साथ वह न केवल एक नए भवन में रहने लगी, बल्कि एक सामंजस्यपूर्ण और सुंदर जीवन भी जी रही थी। झाओ चेंगवन बेहद असंतुलित महसूस कर रहा था। कुछ दिन पहले पवनी द्वारा किंदाजी के लिए एक बेटी को जन्म देने की खबर झाओ चेंगवन तक पहुंची और वह इतना क्रोधित हुआ कि उसे लगभग खून की उल्टी हो गई। पवनी, जिसने उसे इतना दुख दिया था, अब खुशी से क्यों रह रही है? जितना अधिक झाओ चेंगवन इसके बारे में सोचता, उतना ही वह क्रोधित होता, क्रोध के उफान को दबाता। वह शराब पीने गया, नशे में धुत हो गया और उसके दिमाग में केवल एक ही विचार था, पावनी को सबक सिखाना।
पावनी ने उसे उपहास और कष्ट सहने के लिए मजबूर किया था, इसलिए वह पावनी का अच्छा जीवन भी बर्बाद करना चाहता था। किसी के पास आसान समय नहीं होना चाहिए। किनदाजी ने झाओ चेंगवन को पावनी पर हमला करते देखा, जल्दी से लेले को अपनी बाहों में नीचे रखा, आगे बढ़ा और झाओ चेंगवन को कॉलर से पकड़ लिया। झाओ चेंगवन, तुम क्या चाहते हो? मेरे घर में परेशानी पैदा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? किसने तुम्हें हिम्मत दी? उसने अपनी मुट्ठी भींची और झाओ चेंगवन के चेहरे पर जोरदार मुक्का मारा, जिससे झाओ चेंगवन तुरंत जमीन पर गिर गया। उसके चेहरे पर जलन ने झाओ चेंगवन को थोड़ा शांत किया। लेकिन किनदाजी द्वारा मारे जाने, धिक्कार है, तुम सब मरने के लायक हो। एक चाकू, उसके हाथ में एक चाकू है। दरवाजे के बाहर देख रही भीड़ ने झाओ चेंगवन को एक फल चाकू पकड़े देखा, उनके चेहरे अचानक बदल गए और वे तितर बितर हो गए। किनदाजी ने झाओ चेंगवन को अपने हाथ में चाकू को बेतहाशा घुमाते हुए कदम दर कदम करीब आते देखा और उसका दिल बैठ गया। उसने पवनी और लेले को अपने पीछे से बचाया और झाओ चेंगवन पर झपटा। पवनी का चेहरा डर से पीला पड़ गया और वह चिल्लाई, दाजी सावधान, चाकू की कोई आंख नहीं होती। और झाओ चेंगवन उस समय नशे में और पागल था। क्या हो अगर? पवनी ने लेले को अपनी बाहों में कसकर गले लगा लिया और डर और चिंता से किनदाजी और झाओ चेंगवन की दिशा में देखने लगी। किनदाजी के हाथ में कोई हथियार नहीं था और वह झाओ चेंगवन को रोकने की कोशिश करते हुए ही बच सकता था। वह लंबा था और झाओ चेंगवन से कहीं ज्यादा ताकतवर लग रहा था। अगर दोनों नंगे हाथ होते तो झाओ चेंगवन उसे हरा नहीं पाता। लेकिन इस समय उसके हाथ में एक चाकू था और वह पागलों की तरह बेरहमी से वार कर रहा था। किनदाजी के हाथ में गलती से चाकू से कई बार घाव हो गए और उसके हाथ, कंधे और कमर से तुरंत ताज़ा खून बहने लगा। पवनी चीख पड़ी, उसकी आवाज़ डर और चिंता से भरी हुई थी। झाओ चेंगवन, क्या तुम पागल हो? हत्या करने पर तुम्हें जेल हो जाएगी। पवनी ने लेले को अपनी बाहों में जकड़ लिया और दांत पीसते हुए गुस्से से चिल्लाए। झाओ चेंगवन ने पवनी की चीख सुनी और पवनी की तरफ घूर कर देखा। कुतिया, रुको, मैं किनदाजी को मारने के बाद तुम्हारे पूरे परिवार को फिर से भूमिगत कर दूंगी। ऐसा कहते हुए उसने चाकू को किनदाजी के सीने पर जोर से भोंक दिया। पवनी ने यह दृश्य देखा, उसकी आंखें गुस्से से फटी जा रही थीं और उसका दिल लगभग रुक गया था। तभी आंगन के बाहर से कोई तेजी से अंदर आया, झाओ चेंगवन के सामने झपटा, उसके हाथ से खंजर छीन लिया और झाओ चेंगवन को 2 घूंसे मारकर जमीन पर गिरा दिया। किनदाजी, जो बाल बाल बच गया था, उस व्यक्ति को घूर रहा था जो अंदर आया था। उसकी आंखों में भ्रम था। तुम कौन हो? हम वो लोग हैं जिन्हें मिस्टर चरण ने गुप्त रूप से तुम्हारी सुरक्षा के लिए नियुक्त किया है। वहां पहुंचे दोनों युवकों ने अपनी पहचान बताई और झाओ चेंगवन को बांधने के लिए एक रस्सी ढूंढी। झाओ चेंगवन अभी भी गालियां दे रहा था और बहुत शोर मचा रहा था, इसलिए उनमें से एक युवक ने एक कपड़ा ढूंढा और उसे उसके मुंह में ठूंस दिया। तभी आंगन में शांति लौट आए। पवनी अपने बेटे को छोड़ दिया और जल्दी से किनदाजी के पास दौड़ी, उसकी चोटों की जांच की। किनदाजी को कई बार मारा गया था और उसके घावों से खून बह रहा था, जिसके लिए अस्पताल में टांके लगाने पड़े। सौभाग्य से कोई जानलेवा खतरा नहीं था और झाओ चेंगवन, जो एक घातक हथियार के साथ उनके घर में घुस गया था, को भी पुलिस स्टेशन भेजने की आवश्यकता थी। फुयुआन में अपने अंगरक्षक का फोन आने के बाद चरण की भौहें तन गईं। उसने वास्तव में उम्मीद नहीं की थी कि झाओ चेंगवन अचानक किनदाजी और पावनी पर टूट पड़ेगा, यहाँ तक कि हत्या की धमकी भी देगा। पावनी ने पहले गलती की थी, उसे अपनी शादी के दौरान धोखा नहीं देना चाहिए था और उसे निश्चित रूप से बच्चे के लिए झाओ चेंगवन को दोष नहीं देना चाहिए था। झाओ चेंगवन का पावनी से नफरत करना सामान्य था। जब उस समय मामला उजागर हुआ तो उसने पावनी को भी बुरी तरह पीटा था। पावनी खाली हाथ घर से लेले को अपने साथ ले गई। बाद में दोनों का तलाक हो गया और मामला खत्म माना गया। लेकिन अब झाओ चेंगवन अचानक फिर से आ गया और यहाँ तक कि एक चाकू का भी इस्तेमाल किया। अंगरक्षक ने जो कहा उससे अगर वे आज वहां नहीं होते तो किनदाजी और पावनी जानलेवा खतरे में पड़ सकते थे। आखिरकार झाओ चेंगवन अपना दिमाग खो चुका था। ठीक है, मैं समझता हूँ, तुम दोनों वहीं रहो और उनकी रक्षा करो। चरण ने फोन लटकाने के बाद धीरे से आह भरी। अपने पिछले जीवन में वह कभी नहीं समझ पाया कि पावनी राहुल और झाओ कैफे को धमकाने और उसे दबाने में मदद क्यों करती है। इस जीवन में वह अंततः जानता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि पावनी राहुल को संभालती थी। बाद में जब पावनी का रहस्य उजागर हुआ तो उसने पहले ही अपमान सह लिया था और अपना सबक सीख लिया था। अब जबकि चरण और उसकी बहन में सुलह हो गई थी, चरण अब पुराने मामलों को आगे बढ़ाने को तैयार नहीं था। आज की घटना को देखते हुए झाओ चेंगवन ने कानून तोड़ा। किनदाजी घायल हो गए थे और पावनी भी काफी डरी हुई थी, इसलिए चरण को उनसे मिलने जाना पड़ा। वह उठा और प्रिया को ढूंढा और उसे पूरी बात बताए। मैं किनदाजी से मिलने जा रहा हूँ। तियान, तुम और केरान घर पर आराम कर सकते हो। मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। ठीक है पति, प्रिया ने जल्दी से सिर हिलाया।
चरण कार से किंगशुई टाउन हेल्थ सेंटर गया। जब वह स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा तो किनदाजी की चोटों का इलाज हो चुका था। पावनी भी उसके साथ थी, उसकी आंखें लाल थीं। चरण को आते देख दोनों जल्दी से उठ खड़े हुए और उसका अभिवादन किया। चरण ने किनदाजी को हिलने से रोकने के लिए हाथ उठाया और पूछा, तुम्हारी चोटें कैसी हैं? किनदाजी ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और कहा, कोई गंभीर बात नहीं है, बस ऊपरी घाव हैं। मुझे कुछ टांके लगे हैं और कुछ दिनों के आराम के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। ये सब मेरी गलती है, ये सब मेरी वजह से है। पावनी ने अपने आंसू पोंछे, उसकी आंखें आत्मदोष और पछतावे से भरी थीं। झाओ चेंगवन का उनके घर आकर लोगों को चाकू से घायल करने और परेशान करने के बारे में पावनी को डर, आतंक और पछतावे के अलावा कुछ नहीं महसूस हुआ। उस बात को कितना समय हो गया, वह अभी भी उसे दबाए हुए है। अगर यह कोई साधारण झगड़ा होता तो एक बात होती, लेकिन वह इस बार चाकू लेकर आया था, जिससे साफ पता चलता है कि यह पूर्वनियोजित था, कोई आवेगपूर्ण कार्य नहीं। पवनी के आत्मनिंदा भरे चेहरे को देखकर किनदाजी ने जल्दी से उसे दिलासा दिया, मैं तुम्हें दोष नहीं देती। जब पवनी ने उसकी बातें सुनी तो उसकी आंखों से आंसू और भी ज्यादा बह निकले और वह उन्हें रोक नहीं पाए। चरण ने बगल से कहा, कोई बात नहीं, उसने दिनदहाड़े एक घातक हथियार से हमला किया। झाओ चेंगवन को कानूनी परिणामों का सामना करना होगा, वह इस बार जरूर जेल जाएगा। हाँ, मैं उसके चाकू से लगभग मर ही गया था। तियांगे, मुझे बचाने के लिए लोगों का इंतजाम करने के लिए शुक्रिया। किनदाजी ने कृतज्ञता दिखाई और चरण को गंभीरता से धन्यवाद दिया। अगर आज वे दो अंगरक्षक बाहर नहीं कूदते तो उसे और पवनी को पता भी नहीं चलता कि चरण ने गुप्त रूप से उनकी रक्षा के लिए लोगों का इंतजाम किया था। दरअसल ऐसा पिछली बार जियांग परिवार द्वारा पावनी के अपहरण के कारण भी हुआ था, जिससे चरण ने पर्याप्त सतर्कता बरती और समस्याओं को होने से पहले ही रोक दिया। मुझे धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है। पिछली बार मैंने अपनी बहन को फंसाया था और आप इसके बारे में जानते हैं। मैंने अपनी खातिर आप सभी की सुरक्षा के लिए लोगों की व्यवस्था की थी ताकि मुझे मजबूर न किया जाए। चरण ने सच बोलते हुए हाथ हिलाया। हालांकि चरण ने ये कहा था, किनदाजी को स्पष्ट रूप से पता था कि अगर चरण ने उनकी सुरक्षा के लिए लोगों की व्यवस्था नहीं की होती तो शायद उसे और पावनी को आज बहुत नुकसान उठाना पड़ता। अगर दो वयस्क मुसीबत में पड़ जाते तो कोई बात नहीं, महत्वपूर्ण बात यह थी कि घर पर दो छोटे बच्चे थे। अगर उनके 4 सदस्यों वाले परिवार को झाओ चेंगवन ने मार डाला होता तो शायद यह एक त्रासदी होती। चरण ने कुछ पल दोनों को दिलासा दिया और किसी को पवनी और किनदाजी को वापस भेजने का इंतजाम किया। देर हो रही थी और वह फुयुआन लौटने की तैयारी भी कर रहा था। फुयुआन लौटने के बाद रात के खाने का समय हो चुका था। हालांकि रसोई में उसके लिए हमेशा खाना गर्म रहता था। बटलर वांग ने चरण को लौटते देख जल्दी से नौकरों से चरण के लिए खाना लाने का इंतजाम किया। चरण बैठ गया और ध्यान से खाने लगा। उसने किनचेंग के गृह प्रवेश के खाने में ठीक से खाना नहीं खाया था और अब उसे सचमुच भूख लगी थी। खाना खत्म करने के बाद जैसे ही चरण अपने कमरे में लौटने वाला था, बटलर वांग जल्दी से यह बताने आया, सर, मिस्टर विक्रम ने फ़ोन किया और कहा कि मिस जी निंग को बच्चा होने वाला है। वे अभी सामान पैक कर रहे हैं और काउंटी अस्पताल जा रहे हैं। जब चरण ने सुना कि झांग जिनिंग बच्चे को जन्म देने वाली है तो वह हैरान और खुश दोनों हुआ। वह जल्दी से कमरे में वापस गया और प्रिया को इसके बारे में बताया। जिनिंग बच्चे को जन्म देने वाली है, इतनी जल्दी है ना उसकी नियत तारीख से पहले। प्रिया बिस्तर से उठ बैठी, थोड़ी हैरान। शायद अभी जल्दी है। तियान, मैं उसे देखने काउंटी अस्पताल जा रहा हूँ। क्या तुम आ रही हो? चरण ने पूछा। मैं भी आ रहा हूँ। प्रिया ने पहले ही अपना पजामा पहन लिया था, लेकिन अब उसने जल्दी से कपड़े और जूते पहन लिए। झांग जिनिंग और लियू कुई के साथ उसके अच्छे संबंध थे। जब लियू कुई ने बच्चे को जन्म दिया था तब वह नहीं आ पाई थी, इसलिए अब जब झांग जिनिंग बच्चे को जन्म देने वाली थी तो वह जरूर उसके साथ काउंटी अस्पताल जाना चाहती थी। ठीक है, चलो केरान को भी साथ ले चलते हैं। हालांकि घर पर कई अंगरक्षक और आयाएं थीं, फिर भी चरण और प्रिया अक्सर केरान को साथ ले जाते थे। दंपत्ति ने जल्दी से अपना सामान साफ किया, केरान को लिया और सीधे काउंटी अस्पताल की ओर चल पड़े। काउंटी अस्पताल पहुंचकर उन्होंने झांग जिनिंग के वार्ड के बारे में पूछताछ की और जल्दी से वहां पहुंच गए। वार्ड में फादर जो और जो मदर प्रसूति संबंधी सामान की जांच कर रहे थे और विक्रम झांग जिनिंग के बिस्तर के पास बैठकर उसे धीरे से दिलासा दे रहा था। चरण केरान को पकड़े हुए प्रिया के साथ वहां गया और दरवाजा खटखटाया। तियांगे, भाभी, आप यहाँ हैं। मास्टर, बहन प्रिया। विक्रम और झांग जिनिंग ने जल्दी से उनका अभिवादन किया। फादर जो और जो मदर ने भी मुस्कुराते हुए चरण और प्रिया का अभिवादन किया। जिनिंग, आप कैसा महसूस कर रही हैं? प्रिया वहां आए और चिंता से झांग जिनिंग का हालचाल पूछा। चरण की आंखों में भी चिंता साफ झलक रही थी। ये नियत तारीख से 10 दिन से भी ज्यादा पहले है। आज मुझे खून दिखाई दिया, इसलिए हमने सामान पैक किया और काउंटी अस्पताल आ गए।
डॉक्टर ने जांच की और कहा कि अभी समय है, इतनी जल्दी नहीं। विक्रम अपनी खुशी रोक नहीं पा रहा था। मैंने उससे कहा था कि मेरे जन्म देने के बाद तुम्हें बता दे। झांग जिनिंग ने विक्रम को घूरा, थोड़ी शर्मिंदा। कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं तो तुम ज्यादा सहज महसूस करोगे। प्रिया ने हाथ बढ़ाकर झांग जिनिंग का हाथ थपथपाया। झांग जिनिंग की शादी हाई सिटी से जियांग सिटी के हुआंगान काउंटी में हुई थी और उसका परिवार तुरंत वहां नहीं पहुंच सका। चरण और प्रिया के साथ इन करीबी लोगों का उसके साथ होना उसकी प्रसव पीड़ा को भी कम कर सकता था। बहन प्रिया, गुरु आप बहुत दयालु हैं। झांग जिनिंग की आंखों में कृतज्ञता झलक रही थी। जब सब बातें कर रहे थे, शरत और लियू कुई भी आ गए। हालांकि वे अपने बेटे को नहीं लाए थे, घर पर बच्चे की देखभाल में उनकी मदद करने के लिए बड़े बुजुर्ग मौजूद थे, इसलिए उन्हें चरण और प्रिया की तरह अपने बच्चे को जहां भी जाना हो साथ ले जाने की जरूरत नहीं थी। शरत और लियू कुई ने झांग जिनिंग की हालत पर चिंता जताई और वार्ड में सभी ने एक साथ बातचीत की। इतने सारे लोगों के साथ होने से झांग जिनिंग के घबराए और बेचैन दिल को राहत मिली। हालांकि कुछ ही देर बाद तीव्र संकुचन शुरू हो गए। झांग जिनिंग दर्द से बहुत पसीना बहा रही थी, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। विक्रम बेचैनी से चहलकदमी करते हुए जल्दी से डॉक्टर को बुलाने के लिए दौड़ा। डॉक्टर ने सभी को वार्ड से बाहर निकाला और झांग जिनिंग की जांच की। प्रसव कक्ष में जाने से पहले तुम्हें थोड़ा और इंतजार करना होगा। कुछ निर्देश देने के बाद डॉक्टर उठकर चली गईं। विक्रम जल्दी से झांग जिनिंग के पास गया और उसका हाथ पकड़कर उसे दिलासा दिया। जो मदर ने भी गायब होते संकुचनों का फायदा उठाते हुए झांग जिनिंग को कुछ खिलाया, जिससे उसका पोषण और ताकत बनी रही। प्रिया और लियू कुई दोनों ने प्रसव पीड़ा का अनुभव किया था, लेकिन झांग जिनिंग की पीड़ा देखकर वे अब भी थोड़ा परेशान थे। चरण ने झांग जिनिंग के दर्द भरे चेहरे को देखा और प्रिया की ओर देखे बिना नहीं रह सका। प्रिया पहले ही एक बार प्रसव पीड़ा सह चुकी थी और अब जब वह अपने दूसरे बच्चे के साथ गर्भवती थी तो उसे जल्द ही दूसरी बार भी ये पीड़ा सहनी पड़ेगी। ये सोचकर चरण के दिल में एक गहरा दर्द उठा। 2 बच्चे ही काफी थे। इस जन्म के बाद वह जरूर अच्छे गर्भनिरोधक उपाय करेगा और प्रिया को फिर कभी प्रसव पीड़ा नहीं सहने देगा। सभी उत्सुकता से इंतजार करते हुए झांग जिनिंग आखिरकार प्रसव कक्ष में प्रवेश करने में सक्षम हो गई। सभी लोग दालान में इंतजार कर रहे थे, चुपचाप प्रार्थना कर रहे थे कि झांग जिनिंग का प्रसव सुचारू रूप से हो। प्रसव कक्ष के अंदर झांग जिनिंग की दर्द भरी चीखें कभी कभी सुनाई देती थीं और विक्रम ने परेशानी में अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। चरण पास आया, उसके कंधे पर थपथपाया और उसे दिलासा दिया, अये चिंता मत करो, जिनिंग का प्रसव जरूर सुचारू रूप से होगा। उसका शरीर हमेशा से बहुत स्वस्थ रहा है। झांग जिनिंग और विक्रम, साथ ही शरत और लियू कुई जब भी वे फुयुआन जाते, चरण उन्हें चुपके से लिंक्वान जल पिला देते। इस प्रकार आम लोगों की तुलना में उनकी शारीरिक स्थिति में पहले से ही काफी सुधार आ गया था। विक्रम ने सिर हिलाया, उसकी नज़र प्रसव कक्ष के दरवाजे पर टिकी थी। चरण उसकी भावनाओं को समझ गया था। आखिरकार वह इस मामले में एक अनुभवी था। लगभग 20 मिनट और इंतजार करने के बाद प्रसव कक्ष से अचानक एक बच्चे के जोर से रोने की आवाज आई। ये सुनकर प्रसव कक्ष के दरवाजे पर इंतजार कर रहे सभी लोगों के चेहरे पर खुशी झलक उठी। उसने जन्म दिया, उसने जन्म दिया। विक्रम ने भी राहत की हल्की सांस ली। उसके चेहरे पर पहली बार पिता बनने की खुशी के भाव थे। कुछ मिनट बाद नर्स पहले बच्चे को बाहर ले आए। झांग जिनिंग का परिवार कौन है? हम हैं, हम हैं। सब लोग जल्दी से इकट्ठा हो गए। बधाई हो, झांग जिनिंग ने एक बच्ची को जन्म दिया है, जिसका जन्म सुबह 9:35 बजे हुआ है। बच्ची का वजन 6 जिन और 6 लियांग है। नज ने आसपास जमा भीड़ को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, कौन बच्ची को गोद में लेना चाहता है? विक्रम और जोऊ मदर दोनों एक साथ आगे बढ़े। विक्रम उसे गोद में लेना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि वह नवजात शिशु को ठीक से नहीं पकड़ पाएगा, इसलिए उसने जल्दी से कहा, माँ आप पहले उसे गोद में लें। जोऊ मदर ने सिर हिलाया और फिर नज की गोद से बच्ची को लेने के लिए आगे बढ़ा। नज, मेरी पत्नी कैसी है? विक्रम ने जल्दी से पूछा। माँ की हालत बिल्कुल ठीक है। थोड़ी देर निगरानी के बाद उसे वार्ड में स्थानांतरित किया जा सकता है। नज ने कुछ निर्देश दिए, फिर मुड़कर प्रसव कक्ष में वापस चली गई। सभी लोग जोऊ मदर की गोद में नन्ही बच्ची को देखने के लिए इकट्ठा हो गए। नवजात शिशु का चेहरा अभी भी थोड़ा झुर्रीदार था, कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा था। फिर भी सभी के दिल खुशी से भर गए। विक्रम ने जोऊ मदर से शिशु को गोद में लेने की मुद्रा सीखी और अपनी बेटी को गोद में लेने की कोशिश भी की। किसे पता था कि जैसे ही वह उसकी गोद में आए, नन्ही सी बच्ची पेशाब कर देगी। विक्रम ने झट से जोऊ मदर को पुकारा, माँ उसने पेशाब कर दिया। उसकी घबराहट देखकर जोऊ मदर जल्दी से डायपर लेने गईं और विक्रम को उसका इस्तेमाल करना सिखाया। विक्रम ने मन लगाकर पढ़ाई की। शरत और चरण बगल से देख रहे थे और दोनों मुस्कुराए बिना नहीं रह सके।
भविष्य में उनके सभी भाई पिता बनेंगे। जब वे इकट्ठा होंगे तो हर एक के हाथ में एक बच्चा होगा। कुछ ही देर बाद झांग जिनिंग को वार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया और सभी लोग चिंता व्यक्त करते हुए उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। झांग जिनिंग जवान, हृष्ट-पुष्ट और अच्छी सहनशक्ति वाली थी। बच्चे को जन्म देने के बाद उसकी मानसिक स्थिति भी काफी अच्छी थी। वह शुरू में उठकर सबके साथ बातें करना चाहती थी, लेकिन जो मदर और विक्रम ने उसे जल्दी से बिस्तर पर लिटा दिया और उसे लेटकर आराम करने को कहा। लियू कुई ने पूछा, क्या तुमने बच्चे का नाम रखा है? विक्रम ने झट से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ, मैंने जीनिंग के गर्भवती होने के बाद बच्चे का नाम रखना शुरू किया था। हमने काफी देर तक विचार विमर्श किया और तय किया कि अगर लड़की हुई तो उसका नाम जो यान होगा और अगर लड़का हुआ तो उसका नाम जो यान होगा। तो फिर बच्चे का नाम जो यान होगा। जो यान नन्ही बहुत अच्छा लग रहा है। झांग जिनिंग का सुरक्षित प्रसव देखकर चरण और बाकी लोगों ने उसे आराम करने दिया और काउंटी अस्पताल से वापस जाकर आराम करने के लिए तैयार हो गए। रात के लगभग 10 बज रहे थे और नन्ही के रान चरण की गोद में सो चुकी थी। सभी ने कल पुनः काउंटी अस्पताल जाने की योजना बनाई। अगले दिन जीनिंग का परिवार हाई शहर से हुआंगान काउंटी पहुंचा। इस बार झांग जियानन और हु जुएई आए थे। दोनों निजी जेट से फुयुआन के हेलीपैड पर उतरे। चारन तियान को उनका स्वागत करने के लिए ले आए। एक दूसरे से नमस्कार करने के बाद दोनों पक्ष जीनिंग से मिलने के लिए काउंटी अस्पताल जाने के लिए कार से तैयार हुए। जीनिंग अपने माता पिता को आते देखकर खुशी से झूम उठी। झांग जियानन के कई बेटे थे लेकिन बेटियां कम थीं, इसलिए वह अपनी सबसे छोटी बेटी जीनिंग से खास तौर पर प्यार करते थे। इस बार अपनी बेटी के जन्म पर वह अपनी पत्नी को अपनी बेटी और पोती से मिलने के लिए लाए और कई कीमती उपहार भी लाए। पिता जो और जो माता ने अपने ससुराल वालों का गर्मजोशी से स्वागत किया और अस्पताल का कमरा गर्मजोशी और सद्भाव से भर गया। जीनिंग की शारीरिक स्थिति अच्छी थी और नवजात भी बहुत स्वस्थ था, इसलिए उसे अस्पताल में रहने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसे छुट्टी दी जा सकती थी और वह स्वास्थ्य लाभ के लिए घर लौट सकती थी। घर के हालात और माहौल अस्पताल से ज़्यादा आरामदायक ज़रूर होंगे। झांग जियानन और हु जुएई भी पहले जो परिवार के घर में आ गए। उन्होंने बच्चे के तीसरे दिन के स्नान समारोह में शामिल होने के बाद हुआंगान काउंटी छोड़ने की योजना बनाई। चरण और तियान जो परिवार के घर दोपहर का भोजन करने के बाद ही फुयुआन लौटे। घर पहुंचते ही बटलर वांग ने आकर बताया कि तियानहुआ टेक्नोलॉजी के महाप्रबंधक हुआंग आ गए हैं। चरण लिविंग रूम में आया और उसने हुआंग जोंगकियांग को वहां बैठे देखा। चरण को अंदर आते देख हुआंग जोंगकियांग जल्दी से खड़ा हो गया और मुस्कुराते हुए चरण का अभिवादन किया। महाप्रबंधक किन, आप आखिरकार वापस आ गए। महाप्रबंधक हुआंग, आज आप यहाँ व्यक्तिगत रूप से क्यों आए हैं? क्या मोबाइल फ़ोन बन गए हैं? चरण ने हाथ हिलाकर हुआंग जोंगकियांग को बैठने का इशारा किया। हाँ, बिल्कुल सही। फैक्ट्री के तैयार उत्पाद अभी अभी बने हैं और मैं उन्हें यहाँ लाया हूँ। हुआंग जोंगकियांग ने हाथ बढ़ाकर अपने पास रखे काले ब्रीफकेस को खोला और अंदर से एक छोटा सा मोबाइल फ़ोन निकाला। यह आदमी की हथेली से भी छोटा और काफ़ी सनकरा था। उसने फ़ोन चरण को देते हुए हंसते हुए कहा, महाप्रबंधक किन, हमारी तियानहुआ टेक्नोलॉजी ने वाकई एक मिसाल कायम की है। ये फ़ोन चाहे सिग्नल रिसेप्शन के मामले में हो, दिखावट के मामले में हो, बैटरी के मामले में हो या फिर कार्यक्षमता के मामले में, बेहद उन्नत है। इतनी बेहतरीन तकनीक तो विदेशों में भी नहीं है। चरण ने फ़ोन लिया, उसे हाथ में लिया और उसे पलटकर खोला। ये फ़ोन एक फ्लिप फ़ोन था चरण। यूजियान बुक स्टोर में मुझे एक फोल्डेबल मॉडल मिला था जिसके ऊपर एक स्क्रीन और नीचे फंक्शन बटन थे। उसने इसे इस्तेमाल करके देखा और यह बहुत ही सहज था। इस फ़ोन में पहले से ही एक सिम कार्ड लगा हुआ था जिससे कॉल और इंस्टेंट मैसेजिंग की सुविधा मिलती थी। चारण ने इसे कुछ देर इस्तेमाल किया और पाया कि इसका असर बहुत अच्छा है। यह उसके पिछले जीवन की सहस्राब्दी में रिलीज़ हुए फ़ोनों को टक्कर दे सकता था। इस बार तियानहुआ टेक्नोलॉजी द्वारा निर्मित फ़ोन को दशकों पुरानी घरेलू तकनीक की उन्नति माना जा सकता है। बुरा नहीं है, पिछले बिग ब्रदर फ़ोन की तुलना में ये ले जाने में ज़्यादा सुविधाजनक है। अब से जब भी आप बाहर जाएंगे इसे अपने साथ ले जा सकेंगे। चारण बहुत संतुष्ट था। सच कहूँ तो अपने लिए इसे और ज़्यादा सुविधाजनक बनाने के लिए ही उसने इस फ़ोन को इतनी जल्दी रिलीज़ करने पर जोर दिया था। महाप्रबंधक किन, इस समय हमारा तियानहुआ आर एक दुनिया में अनोखा है। कोई भी दूसरी टेक्नोलॉजी कंपनी हमारी बराबरी नहीं कर सकती। हर फ़ोन की कीमत कितनी होनी चाहिए? हुआंग जोंगकियांग ने चारण से निर्देश मांगे। चरण ने एक पल सोचा और पूछा, अब हर फ़ोन बनाने की लागत क्या है? फिलहाल उत्पाद बनाने की लागत सस्ती नहीं है। हर फ़ोन की कीमत कम से कम 3000 से 4000 युआन है। हुआंग जोंगकियांग ने कहा, इसका मुख्य कारण यह है कि मोबाइल फ़ोन के प्रोसेसर चिप, मेमोरी कार्ड चिप और बैटरी की लागत बहुत ज़्यादा है। अपने समय से आगे की उन्नत तकनीक इतनी आसानी से कैसे लोकप्रिय हो सकती है?
इसलिए अभी के लिए आम लोग निश्चित रूप से मोबाइल फ़ोन नहीं खरीद सकते। चरण ने एक पल सोचा और कहा, बिग ब्रदर, फ़ोन 20,000 युआन प्रति यूनिट बिकता है। ये तय न हुआ R1 बिग ब्रदर फ़ोन से ज़्यादा उन्नत है, इसलिए इसे अस्थायी रूप से 28,000 युआन पर रखते हैं। जब बाद में लागत कम हो जाएगी तो हम बिक्री के लिए कीमत कम कर सकते हैं। 28,000, इतना सस्ता? हुआंग ज़ोंगकियांग ने आश्चर्य से कहा। उसने सोचा था कि इसकी कीमत कम से कम 30 से 50,000 प्रति यूनिट होगी। उसके हैरान चेहरे को देखकर चरण बेबस होकर मुस्कुराया। भविष्य में मोबाइल फ़ोन की कीमतें बार बार गिरती रहेंगी। ज़्यादा हैरान मत होइए, आगे चलकर और भी उन्नत फ़ोन आएंगे, उदाहरण के लिए स्मार्टफ़ोन। लेकिन अभी उस बारे में बात नहीं करते। मौजूदा 2G नेटवर्क भी थोड़ा पुराना हो गया है। जब नेटवर्क पूरी तरह से कवर हो जाए और 3G नेटवर्क के युग में अपग्रेड हो जाए, तब स्मार्टफ़ोन विकसित किए जाएंगे। ठीक है, मैं महाप्रबंधक किन की बात मानूंगा। चरण की बात सुनकर हुआंग ज़ोंगकियांग बेहद उत्साहित हो गया। अच्छा, किसी भी देश के फ़ोन से अधिक उन्नत फ़ोन कुछ भी नहीं था। चरण की नज़रों में उसने एक सुनहरा मौका हाथ से जाने दिया था। क्या इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बन गए हैं? ये भी एक ऐसा उपकरण था जिसकी चरण को खास तौर पर ज़रूरत थी। वह भी इस बात को लेकर काफ़ी चिंतित था। हम इन्हें बनाने में तेज़ी से लगे हैं। मैंने इस क्षेत्र में विदेशी इलेक्ट्रॉनिक तकनीक से कई प्रतिभाओं को भर्ती किया है। उनके साथ उत्पादन बस समय की बात है। चरण के पूछने पर हुआंग ज़ोंगकियांग को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और उसके माथे पर ठंडा पसीना भी आ गया। चरण ने तकनीक और डिज़ाइन में पहले ही महारत हासिल कर ली थी, फिर भी उनकी निर्माण प्रक्रिया अभी भी कठिनाइयों से भरी थी। ये घरेलू तकनीक के पिछड़ेपन से भी जुड़ा था। वे इसे धीरे धीरे ही दूर कर सकते थे। अगर उनके पास लोगों की कमी होती तो वे उन्नत प्रतिभाओं को भर्ती करते। अगर उनके पास उत्पादन के पुर्जे नहीं होते तो वे खुद पुर्जे बनाने के लिए विदेशों से ऊंची कीमतों पर उत्पादन लाइनें और उच्च स्तरीय मशीनें खरीदते। चरण भी यह बात समझता था, इसलिए उसने हुआंग ज़ोंगकियांग को कभी जल्दी नहीं की। दोनों ने काफ़ी देर तक बातें की, फिर हुआंग ज़ोंगकियांग अलविदा कहने और जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। इस बार वह चरण के लिए दर्जनों तियानिक्सिंग R1 फ़ोन और दर्जनों फ़ोन कार्ड लाया। चरण ने इन्हें अपने रिश्तेदारों और दोस्तों में बांटने की योजना बनाई ताकि भविष्य में सभी के लिए एक दूसरे से संपर्क करना आसान हो जाए। उसने अपने लिए एक नंबर चुना और अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को अपना संपर्क नंबर बता दिया। अपना काम निपटाकर चरण तियान तियान को ढूंढने के लिए फ़ोन लेकर गया। मैडम कहाँ हैं? चरण अपने कमरे में लौटा और तियान तियान और केरान को नहीं देखा, इसलिए उसने बटलर वांग से पूछा। मैडम की एक दोस्त अभी अभी मिलने आई थी। मैडम उसके साथ गोल्डफिश तालाब के पास बने मंडप में गई थीं। बटलर वांग ने झट से जवाब दिया। चरण ने सिर हिलाया, तियान तियान और उसकी दोस्त की बातचीत में खलल डाले बिना वह अध्ययन कक्ष में गया और कुछ देर और काम किया। रात के खाने के समय तियान तियान के अलावा एक और व्यक्ति भी था जिससे चरण परिचित था, तियान तियान का हाई स्कूल का सहपाठी झाओ कियान। हालांकि झाओ कियान की आंखें लाल और सूजी हुई थीं और उसका रंग थोड़ा फीका लग रहा था, मानो वह रो रही हो। आओ कियान कियान, जल्दी से यह व्यंजन चखो। मुझे याद है कि तुम्हें मीठे और खट्टे पोर्क रिब्स सबसे ज़्यादा पसंद हैं। तियान तियान ने झाओ कियान से खाने का गर्मजोशी से आग्रह किया। झाओ कियान ने सिर हिलाया और कुछ विचलित होकर खाना खा रही थी। चारण और तियान तियान के साथ खाना खत्म करने के बाद तियान तियान ने बटलर वांग से झाओ कियान के आराम करने के लिए एक अतिथि कक्ष की व्यवस्था करने को कहा। फिर वह झाओ कियान के साथ काफ़ी देर तक बातें करती रही और फिर अपने कमरे में लौट गई। चरण ने केरान को गोद में लिए हुए उसकी ओर उत्सुकता से देखा। पत्नी, तुम आखिरकार वापस आ ही गई। उस दोपहर से तियान तियान झाओ कियान के साथ ही थी और चरण ने उससे कुछ शब्द भी नहीं कहे थे। कियान कियान का मूड ठीक नहीं था, इसलिए मैंने उसे थोड़ी देर के लिए दिलासा दिया। तियान तियान चलकर चरण के पास बैठ गई और एक हल्की सी आह भरी। उसे अपने पति से परेशानी हो रही है। क्या हुआ? चरण के चेहरे पर जिज्ञासा थी। उसे याद आया कि झाओ कियान और उसके पति के बीच बहुत अच्छे संबंध हुआ करते थे। कई झगड़े हुए, प्रिया ने कहा। झाओ कियान के पति लियू हेंग को डिप्टी फैक्ट्री मैनेजर के पद पर पदोन्नत करने के बाद फैक्ट्री में कई लोगों ने उनकी चापलूसी की और कई महिला कर्मचारियों ने उनके करीब आने की कोशिश की। उन्होंने उन महिलाओं से दूरी बनाए रखने पर भी ध्यान नहीं दिया। इस बात को लेकर झाओ कियान का उनसे कई बार झगड़ा हुआ था। फिर आज जब झाओ कियान लियू हेंग के कपड़े धो रही थी तो उसने उसकी शर्ट के कॉलर पर एक महिला की लिपस्टिक का निशान देखा। जब लियू हेंग दोपहर को काम से लौटा तो झाओ कियान ने उससे पूछताछ की। कौन जानता था कि जैसे जैसे वे झगड़ते गए वे लड़ने लगे और लियू हेंग ने झाओ कियान को थप्पड़ मार दिया। चरण थोड़ा हैरान हुआ। उसने कहा कि यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि झाओ कियान का गाल थोड़ा लाल और सूजा हुआ दिख रहा था। पता चला कि उसे उसके पति ने मारा था। चाहे आप कितने भी गुस्से में हो, आप अपनी पत्नी को नहीं मार सकते, है ना?
चरण ऐसे लोगों के मनोविज्ञान को नहीं समझता था। लियू हिंग ने शायद अपना मन बदल लिया है और बाहर किसी और औरत को पाल लिया है। प्रिया ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, जब से वह डिप्टी फैक्ट्री मैनेजर के पद पर आया है, वह अक्सर बाहर ही लोगों से मिलता जुलता रहता है और रात को घर नहीं आता। उसने झाओ कियान और बच्चे की भी उपेक्षा की है, पहले जितनी परवाह नहीं करता। तो अब उसके मन में झाओ कियान के लिए कोई भावना नहीं रही, वह पुराने से ऊब गया है और नए को पसंद करता है। चरण ने ऐसे आदमी को कुछ हद तक नीचा दिखाते हुए कहा। जब वह गरीब था तो उसकी पत्नी ने उसे कभी नहीं छोड़ा, लेकिन जैसे ही उसने अपनी जिंदगी बदली, वह अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़ना चाहता था। ऐसा आदमी सचमुच बेकार है। हाँ, झाओ कियान को आज चोट लगी है और उसकी भावनाएं लगभग टूटने की कगार पर हैं। वह अपनी शिकायतें लेकर मेरे पास दौड़ी दौड़ी आए और उसकी बातें सुनना बहुत परेशान करने वाला था। प्रिया के ज्यादा सच्चे दोस्त नहीं थे, सिर्फ झाओ कियान और ताओयू थे और वह उन दोनों को बहुत महत्व देती थी। झाओ कियान के साथ जो हुआ उसके बारे में बात करते हुए प्रिया का स्वर भी थोड़ा धीमा हो गया। झाओ कियान ने कहा कि जब वह घर पर बच्चे की देखभाल कर रही थी और लियू हिंग से पैसे मांग रही थी, तो लियू हिंग हाल ही में हर बार अधीर हो जाता था। उन्होंने कहा कि वह घर पर बच्चे की देखभाल में पूरे दिन कुछ नहीं करती थी और पैसे को बेतहाशा खर्च करती थी। चारण मदद नहीं कर सका, लेकिन प्रिया की बात सुनकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या ऐसी कोई चीज़ है? हाँ, प्रिया ने बेबसी से कहा। आप कहते हैं कि दो लोग जो पहले इतने अच्छे थे, वे अब ऐसे कैसे हो गए? अगर झाओ कियान को बच्चे को संभालने और परिवार की देखभाल करने के लिए घर पर नहीं रहना पड़ता, तो वह काम भी कर सकती थी और पैसे कमा सकती थी। उसका पति उससे घृणा करता है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा कि अगर झाओ कियान घर नहीं संभालेगा तो वह बाहर चैन से पैसे कैसे कमा पाएगा। वह सचमुच एक वीरविहीन आदमी है। चरण खुद को कोसने से नहीं रोक सका। झाओ कियान उससे तलाक लेना चाहती है, लेकिन वह अपने बेटे को छोड़ना बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर वह लियू हेंग को तलाक देती है तो बेटा शायद लियू हेंग को ही मिलेगा, क्योंकि उसके पास न तो कोई नौकरी है और न ही बच्चे को अकेले पालने की क्षमता। प्रिया को अपनी अच्छी दोस्त के लिए दुख हुआ। वह खुद एक खुशहाल जीवन जी रही थी और चाहती थी कि उसके परिवार और दोस्त भी अच्छी तरह से रहें। यह अभी भी इस पर निर्भर करता है कि वह खुद क्या सोचती है। अगर वह सचमुच तलाक लेने का फैसला करती है तो उसके दोस्त होने के नाते हम उसकी मदद करने को तैयार हैं। चरण ने कहा, कम से कम हम उसे एक अच्छी नौकरी ढूंढने में मदद कर सकते हैं ताकि उसे खाने पीने की चिंता न करनी पड़े। शुक्रिया पतिदेव, उसे अच्छी तरह सोचने दो। जब दोनों बातें कर रहे थे, बटलर वांग ने आकर बताया कि फूरुई आंगन के प्रवेश द्वार पर एक आदमी एक बच्चे के साथ खड़ा है, जो ये कहकर आया है कि वह अपनी पत्नी झाओ कियान को ढूंढ रहा है। बटलर वांग की बातें सुनकर चरण और प्रिया एक दूसरे को देखे बिना नहीं रह सके। क्या ये झाओ कियान का पति है? ये होना चाहिए। प्रिया की आंखों में गुस्से की एक झलक दिखाई दी। मैं कियान को बुलाती हूँ, उसे अपने पति से ठीक से बात करने दो। आगे बढ़ो पत्नी। चरण ने सिर हिलाया और बटलर वांग को निर्देश देने के लिए मुड़ा, उस आदमी को लिविंग रूम में लाओ। जी सर, बटलर वांग ने जल्दी से जवाब दिया, फिर मुड़ा और चला गया। प्रिया उठी और आंगन में चली गई जहां झाओ कियान था। झाओ कियान मेज पर बैठा था, विचारों में खोया हुआ, आंगन में खाली घूर रहा था। झाओ कियान को होश आया मानो वह किसी सपने से जाग रही हो, और उसने प्रिया को देखकर मुस्कुराने की कोशिश की। तियान, बहुत देर हो गई है, तुम अभी तक आराम क्यों नहीं कर रही हो? लियू हिंग बच्चे को लेकर आया है, क्या तुम उसे देखना चाहती हो? अगर तुम नहीं देखना चाहती तो मैं किसी से उसे भेज दूंगी, प्रिया ने चिंता से कहा। प्रिया की बातें सुनकर झाओ कियान अपनी भौहें चढ़ाने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। उसने एक पल सोचा और फिर कहा, मैं उससे मिलने जाऊंगी और सुनूंगी कि उसे क्या समझाना है। प्रिया ने सिर हिलाया, ठीक है, तुम उससे ठीक से बात करो। कियान, याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। झाओ कियान की आंखें लाल हो गईं और उनमें भावनाएं उमड़ आईं। फूरुई कोर्टयार्ड के लिविंग रूम में लियू हिंग अपने 2 साल के बेटे के साथ लिविंग रूम में बेचैनी से टहल रहे थे। झाओ कियान को आते देख वह झट से अपने बेटे का हाथ थामे खड़े हो गए। माँ, 2 साल का बच्चा झाओ कियान को देखते ही तुरंत उनकी ओर दौड़ा। झाओ कियान ने हाथ बढ़ाकर बच्चे को उठाया और फिर लियू हिंग की ओर देखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लियू हिंग का चेहरा कड़वा था और वह जल्दी से आगे बढ़कर माफी मांगने लगे। मुझे माफ करना कियान, मुझे तुम्हें नहीं मारना चाहिए था। यह मेरी गलती थी, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम मुझे मारोगे और फिर माफी मांगोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी और आज्ञाकारी होकर तुम्हारे साथ घर चली जाऊंगी? झाओ कियान की आंखें लाल थीं और उसकी आवाज़ शिकायत और दुख से भरी थी। लियू हिंग, तुम्हारे साथ शादी के 3 साल से ज्यादा समय तक मुझे हमेशा लगता था कि मैंने सही इंसान से शादी की है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम न सिर्फ बाहर फ्लर्ट करोगे बल्कि मुझे मारोगे भी। लियू हिंग ने उसकी सीधी निगाहों के नीचे अपराध बोध से अपनी नजरें फेर लीं।
मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरी गलती है। मैं कसम खाता हूँ, अब से मैं तुम्हारे साथ अच्छी ज़िंदगी बिताऊंगा, मैं अब बाहर कोई गड़बड़ नहीं करूंगा, और मैं फिर कभी तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। कियान कियान, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? उसने अपना सिर नीचे किया और विनम्र स्वर में झाओ कियान से माफ़ी मांगी। झाओ कियान की नज़रें धीरे धीरे उसकी ओर ठंडी होती गईं। लियू हेंग, मैंने तुम्हें गलत समझा था। अब मैं तुम्हारी एक भी बात पर विश्वास नहीं करूंगा। झाओ कियान का अपने प्रति ठंडा रवैया देखकर लियू हेंग घबरा गया और जल्दी से आगे बढ़कर झाओ कियान का हाथ पकड़ लिया। कियान कियान, यह मेरी गलती थी, लेकिन तुम्हें मुझे एक मौका देना होगा। मैं अब से सचमुच पछताऊंगा। झाओ कियान ने ज़बरदस्ती उसका हाथ उसकी पकड़ से छुड़ाया और सिर हिलाते हुए कहा, तुम वापस जाओ। मैं कल वापस आऊंगी और तुम्हारे साथ तलाक की प्रक्रिया पूरी करूंगी। तलाक? तुम मुझे तलाक देना चाहती हो? लियू हेंग की आवाज़ ऊंची हो गई, अविश्वास से भरी। झाओ कियान, तुम सच में मुझसे तलाक की बात कर रही हो? क्या तुम भूल गई हो कि शादी के बाद इन कुछ सालों में तुम्हारे लिए पैसे किसने कमाए थे? मैं ही थी जिसने तुम्हारा और बच्चे का पेट पालने के लिए कड़ी मेहनत की थी। और अब तुम सच में मुझसे तलाक लेना चाहती हो? मेरे बिना तुम क्या कर सकती हो? शादी के लिए कोई और आदमी ढूंढ सकती हो? क्या तुम्हें मुझसे बेहतर आदमी मिल सकता है? और तुम बच्चा भी नहीं चाहती? क्या तुम इसे बर्दाश्त कर सकती हो? उसकी बातें सुनकर झाओ कियान और भी ज्यादा निराश हो गई। मैं, झाओ कियान, तुमसे शादी करने से पहले कारखाने में भी काम करती थी जब तक कि मेरा पेट बड़ा नहीं हो गया और मैं बच्चे को जन्म देने वाली नहीं हो गई, फिर मैंने इस्तीफा दे दिया। झाओ कियान गुस्से से चिल्लाई, बच्चे के जन्म के बाद तुम्हारी माँ को तुम्हारे बड़े भाई और भाभी के बच्चों की देखभाल में मदद करनी पड़ी और कोई हमारी मदद नहीं कर सकता था, इसलिए मैं बच्चे की देखभाल के लिए घर पर ही रह सकती थी। हाँ, 2 साल से अधिक समय से मैंने पैसा नहीं कमाया है और मैं अपनी मदद के लिए आप पर निर्भर हूँ, तो क्या यही कारण है कि आप मुझे यूं ही गाली दे रहे हैं? लियू हेंग झाओ कियान का गुस्सा देखकर चौंक गए। उनकी धारणा के अनुसार झाओ कियान शायद ही कभी उन पर गुस्सा करती थीं, लेकिन हाल ही में ऐसा लग रहा था कि उनका गुस्सा और बढ़ गया है और दोनों में अक्सर गर्मागर्म बहस हो जाती थी। अब झाओ कियान के दुखी चेहरे को देखकर उन्होंने अपना रुख नर्म किया, अपनी आवाज़ धीमी करते हुए कहा, कियान कियान, घर पहुंचकर जो भी बात है उस पर बात करेंगे। किसी और के घर पर तमाशा मत करना। जब हम वापस आएंगे तो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, ठीक है? झाओ कियान ने निराशा से उनकी ओर देखा। लियू हेंग, तुम अभी भी मेरी बात नहीं समझ रहे हो। मैं तुम्हारे साथ कोई झगड़ा नहीं कर रही हूँ। इस बार मैं तुम्हें सचमुच तलाक दे दूंगी। तुम चाहे कुछ भी कहो या करो, मैं अपना मन नहीं बदलूंगी। कियान कियान, लियू हेंग को झाओ कियान का दृढ़ निश्चय समझ आ गया और उनके चेहरे पर थोड़ी घबराहट सी छा गई। वह झाओ कियान के सामने धड़ाम से घुटनों के बल बैठ गया। क्या तुम मुझे कम से कम एक और मौका नहीं दे सकती? मैं वादा करता हूं कि मैं दोबारा गलती नहीं करूंगा। बताओ, मुझे माफ करने के लिए मुझे क्या करना होगा? क्या मैं बदल नहीं सकता? उठो, मुझे नीचा मत दिखाओ। लियू हेंग, झाओ कियान अपने बच्चे को पकड़े हुए एक कदम पीछे हटी और लियू हेंग को ठंडी निगाहों से देखा। ये तियान तियान का घर है। मैं यहाँ तुम्हारे साथ ज्यादा तमाशा नहीं करना चाहती। आज बहुत देर हो चुकी है, तुम पहले वापस जाओ। कल हम तलाक की प्रक्रिया निपटाने के लिए काउंटी सिविल अफेयर्स ब्यूरो साथ में जाएंगे। कियान कियान, लियू हेंग जमीन से उठ खड़ा हुआ, अभी भी उसे परेशान करना चाहता था। खांसी। चरण ने हल्के से खांसा और प्रिया के साथ बाहर से अंदर चला आया। लियू हेंग ने उन दोनों को देखा, उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। झाओ कियान ने अपने आंसू पोंछे, उसके चेहरे पर माफी के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। वह प्रिया और चरण के घर लियू हेंग के साथ कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी, लेकिन एक औरत की शादी के बाद उसके ससुराल वाले और उसका अपना परिवार दोनों ही अजनबी हो जाते हैं। उसकी तियान तियान साउजी नन तियान तियान माफ नहीं करती थी और उसकी अपनी माँ हमेशा तलाक की नहीं बल्कि सुलह की सलाह देती थी। झाओ कियान के पास सचमुच जाने के लिए कोई जगह नहीं थी और न ही कोई ऐसा था जिस पर वह अपनी बात कह सके, इसलिए वह रोने के लिए प्रिया के पास आई थी। कियान कियान, मेरे साथ वापस आओ। लियू हेंग ने अपनी आवाज़ धीमी करते हुए झाओ कियान को आंख मारी। झाओ कियान ने सिर हिलाया और कहा, पहले तुम वापस जाओ। मैं आज रात तियान तियान के घर पर रुक रही हूँ। प्रिया बगल से बोली, कहते हैं कि एक शादी तोड़ने से 10 मंदिर तोड़ना बेहतर है, लेकिन यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि क्या दोनों लोग एक साथ खुश हैं। लियू हेंग, तुम पहले कियान कियान के साथ बहुत अच्छे थे, लेकिन अब जब तुम कियान कियान को खुशी नहीं दे सकते तो उसे जाने क्यों नहीं देते? प्रिया की बातें सुनकर लियू हेंग को थोड़ा गुस्सा आया। यह मेरे और मेरी पत्नी के बीच की बात है। जोड़े बिस्तर के सिरहाने झगड़ते हैं और पैर पर सुलह कर लेते हैं। जब तक कियान कियान मेरे साथ वापस आ जाती है, हम बहुत जल्दी सुलह कर लेंगे। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जिससे लग रहा था कि यह स्वाभाविक ही है। झाओ कियान थोड़ा गुस्से में था, इतना घमंडी मत बनो लियू हेंग।
हमारे बीच बहुत सारी समस्याएं हैं। तुम बाहर औरतों के साथ खेलते हो, मुझे मारते हो और बच्चे के साथ घर पर रहकर बोझ बनने के लिए तुम मुझसे नाराज हो। इन सब व्यवहारों ने मेरे दिल में अनगिनत कांटे बो दिए हैं। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। लियू हेंग का चेहरा लाल हो गया क्योंकि झाओ कियान ने बाहरी लोगों के सामने निर्दयता से उसे उजागर किया। उसने जबरदस्ती अपना हाथ फेंका और कहा, जो भी तुम चाहती हो झाओ कियान। मैं तुमसे कह रहा हूं, अगर हम वास्तव में तलाक लेते हैं तो पछतावा मत करना। भले ही तुम घुटने टेक कर मुझसे विनती करो, मैं तुमसे दोबारा शादी नहीं करूंगा। मुझे इसका पछतावा नहीं होगा। झाओ कियान गुस्से से चिल्लाया, तुम क्या समझते हो कि तुम हो? तुम कुत्ते की गंदगी हो जिसे बाहरी कुत्ते चाटते हैं। मैं तुम्हें घृणित पाता हूं, इसलिए यहां से चले जाओ। उसकी क्रोधित निगाहों के नीचे लियू हेंग चुपचाप चला गया। झाओ कियान ने अपने बच्चे को गले लगाया जो डर से जोर से रो रहा था, और मन ही मन आंसू बहाए। प्रिया पास आए और धीरे से कहा, कियान कियान तुम। झाओ कियान ने उसकी आंखों के कोनों से आंसू पोंछने के लिए हाथ बढ़ाया, सूंघते हुए कहा, मैं ठीक हूं तियान तियान चरण। मुझे तुम्हें ये तमाशा दिखाने के लिए खेद है। हम सभी दोस्त हैं। झाओ कियान ऐसा मत कहो। चरण ने उसे दिलासा दिया, उसने अभी जो कहा उसे सुनने के बाद वह वास्तव में एक योग्य पति नहीं है। आपको अपने जीवन को आगे बढ़ाने पर विचार करना चाहिए। झाओ कियान ने अपने बेटे को अपनी बाहों में कसकर पकड़े हुए सिर हिलाया, तुम दोनों अपने कमरों में जाकर आराम करो। ठीक है कियान कियान तुम भी जल्दी आराम कर लो। सबके अलग होने के बाद वे आराम करने के लिए अपने कमरों में लौट आए। चरण और प्रिया नहा धोकर बिस्तर पर लेट गए। केरान को अपने बगल में गहरी नींद में सोते हुए देखकर प्रिया चरण की बाहों में झुक गई। उसकी आवाज भावुक हो गई, मुझे लगा था कि झाओ कियान और लियू हेंग का वैवाहिक जीवन शांतिपूर्ण और सुखी होगा, लेकिन मुझे गुप्त रूप से इतने सारे झगड़ों की उम्मीद नहीं थी। कहते हैं हर परिवार की अपनी मुश्किलें होती हैं। कई लोग बाहर से तो आकर्षक दिखते हैं, लेकिन उनका घरेलू जीवन वास्तव में अस्त व्यस्त होता है। उद्धरण चिन्ह, मैं पहले किन परिवार के गांव में रह चुकी थी और ऐसे कई उदाहरण देखे थे। रोजमर्रा की जरूरतों को लेकर झगड़ते जोड़े, सास बहू के बीच झगड़े और बच्चों की परवरिश को लेकर मतभेद। एक बड़े परिवार के लिए शांतिपूर्ण, स्नेही और खुशहाल रहना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मेरे पति, आपसे शादी करना सचमुच 10 जन्मों का आशीर्वाद है। प्रिया के चेहरे पर संतुष्टि झलक रही थी। चरण की ओर देखते हुए उसकी आंखें कोमलता से भर आईं। पतिदेव, मेरे प्रति हमेशा एक जैसे रहने, कभी ना बदलने के लिए शुक्रिया। चरण ने अपने होंठ टेढ़े किए, उसके बालों को सहलाते हुए कहा, ज्यादा मत सोचो। मैं इस जीवन में अपना दिल कभी नहीं बदलूंगा। तियान तियान तुम ही मेरा एकमात्र प्यार हो। प्रिया के दिल में गर्माहट और मिठास का एहसास हुआ। उसने सक्रिय रूप से अपनी बाहें चरण की गर्दन में डाल दी और उसके होठों को चूम लिया। चरण ने अपनी बाहें उसकी कमर में लपेट ली। उसकी आवाज भारी होते हुए उसने कहा, मुझे लुभाने की हिम्मत। देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। प्रिया, क्या उसके भागने में अभी भी देर नहीं हुई थी? वह तो बस चरण को एक इनामी चुंबन देना चाहती थी, कुछ बुरा न करना चाहती थी। बेबस होकर पुरुष उकसावे का विरोध नहीं कर पाते थे। अगली सुबह नाश्ते के बाद झाओ कियान ने अपने बेटे को गोद में लेकर प्रिया और चरण को अलविदा कहा। तियान तियान चरण, मैं उससे बात करने और तलाक की प्रक्रिया पूरी करने वापस जा रही हूँ। कल रात मुझे अपने घर में रखने के लिए और मैंने तुम्हें जो परेशानी दी उसके लिए शुक्रिया। झाओ कियान के चेहरे पर माफी के भाव थे। इतने विनम्र मत बनो, हम सब दोस्त हैं। प्रिया ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, लियू हेंग से ठीक से बात करो। अगर वह सचमुच तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे या तुम पर हाथ उठाए तो इसे छिपाना मत। हमें बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। ठीक है। झाओ कियान ने कृतज्ञता भरी मुस्कान के साथ सहमति में सिर हिलाया। चरण ने किसी को उसे वापस लाने के लिए गाड़ी का इंतजाम किया। उसे और प्रिया को आज भी जोऊ परिवार के तीसरे दिन के स्नान समारोह में शामिल होना था। झाओ कियान को विदा करने के बाद वे केरान को लेकर कार में जोऊ परिवार के पास गए। विक्रम और शरद द्वारा बनवाया गया नया जागीर विला अभी भी नवीनीकरण के अधीन था, इसलिए अभी तक दोनों परिवार पुराने घर में ही रह रहे थे और अभी तक वहां से नहीं निकले थे। चरण और प्रिया जल्दी पहुंच गए, लेकिन जोऊ परिवार में पहले से ही चहल पहल थी। फादर जोऊ और विक्रम प्रवेश द्वार पर मेहमानों का स्वागत कर रहे थे, जबकि जोऊ मां आंगन में रिश्तेदारों और दोस्तों का मनोरंजन कर रही थी। चरण और उसके परिवार को ले जा रही कार को आते देख विक्रम जल्दी से उनका अभिवादन करने और कार का दरवाजा खोलने में मदद करने के लिए दौड़ा। तियानगे, तियान तियान साओजी, भाभी तियान तियान आप आ गए। वह मुस्कुराते हुए चरण और प्रिया को अंदर ले गया। आंगन में प्रवेश करते ही चरण और प्रिया ने झांग जियानन और हुजुएई को देखा। दोनों जोऊ मदर से बात कर रहे थे। चरण और प्रिया को आते देख सभी ने मुस्कुराकर दंपति का अभिवादन किया। चाचा झांग, चाची नमस्ते। उनका अभिवादन करने के बाद चरण अपनी बेटी को गोद में लिए जोऊ परिवार के लिविंग रूम में झांग जियानन और अन्य लोगों के साथ बातचीत करने लगा।
इस बीच प्रिया झांग जिनिंग से मिलने दूसरी मंजिल के बेडरूम में चली गई। चारण अपनी बेटी को जो परिवार के घर की पहली मंजिल पर बने लिविंग रूम में गोद में लिए झांग जियानन के साथ बेसुध बातें कर रहे थे। दोनों ने हाइशी औद्योगिक समूह के हालिया विकास पर चर्चा की। निजी जेट, नौक और क्रूज जहाज़ों का निर्माण बहुत लाभदायक था और कई घरेलू स्पोर्ट्स कार मॉडल भी जारी किए गए थे। उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन और उत्तम, शानदार डिज़ाइन ने विदेशी अरबपतियों को दीवाना बना दिया था। अब दुनिया भर के देश जानते थे कि चीन के पास न केवल उन्नत विमान और क्रूज जहाज निर्माण तकनीक है, बल्कि उसकी लग्जरी कारें भी शीर्ष स्तर की सुपरकार हैं। कम से कम दूसरे देशों के पास, भले ही वे अब उनकी नकल करते हों, ऐसी निर्माण तकनीक नहीं थी। वास्तव में कई विदेशी समूह पहले ही झांग जियानन से संपर्क कर चुके थे, विदेशी बाजार पर अपना दबदबा बनाने के लिए उनके साथ सहयोग पर चर्चा करना चाहते थे। झांग जियानन ने चारण से पूछा, चारण, क्या आपको लगता है कि हमें उन विदेशी व्यापारियों के साथ सहयोग करना चाहिए? चारण ने एक पल सोचा और कहा, सहयोग संभव है, लेकिन हमें विश्वसनीय साझेदार खोजने होंगे। साथ ही मुख्य उत्पादन तकनीक हमारे हाथों में होनी चाहिए। अच्छा, मैं समझ गया। आप इस बात को लेकर निश्चिंत रह सकते हैं, मुख्य विनिर्माण तकनीक बिल्कुल भी लीक नहीं होगी। झांग जियानन के चेहरे के भाव गंभीर हो गए। जब दोनों बातें कर रहे थे तभी शरत और लियू कुई भी आ गए। तियानगे, आप इतनी जल्दी यहाँ आ गए? तियान साओजी, भाभी तियान कहाँ हैं? शरत अपने बेटे को गोद में लिए हुए लियू कुई के साथ चले आए। तियान जी निंग को देखने ऊपर गए हैं। चरण ने मुस्कुराते हुए कहा, तो मैं भी ऊपर जाकर जी निंग को देखूंगा। सभी का अभिवादन करने के बाद लियू कुई उठे और ऊपर चले गए। शरत और चरण, इन दोनों पिताओं ने अपने अपने बच्चों को गोद में लिया और कुछ पालन पोषण संबंधी सुझावों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ इकट्ठे हुए। सुबह 11 बजे तक हुजुई ने एक तौलिया पकड़ा जिसे मैगवॉट के पानी में डुबोया गया था और उसने छोटी बच्ची को अपना चेहरा, हाथ और पैर पोंछने में मदद की। वॉश 3 समारोह पूरा होने के बाद सभी ने उपहार और आशीर्वाद दिए। विक्रम, फादर जो और जो मदर ने सभी को बैठने के लिए आमंत्रित किया ताकि भोज शुरू हो सके। वॉश 3 भोज में ज्यादा लोगों को आमंत्रित नहीं किया गया था, वे सभी करीबी रिश्तेदार और दोस्त थे। चरण, प्रिया, शरत, लियू कुई, झांग जियानन और अन्य लोग एक साथ बैठे थे जिन्हें जी निंग का मात्र परिवार माना जाता था। विक्रम मेहमानों का स्वागत करने और सबको टोस्ट करने में व्यस्त था। खाने के बाद उसे अभी भी मेहमानों को विदा करने में व्यस्त रहना था। चरण और प्रिया 2 बजे के बाद जो परिवार के घर पर रुके, फिर जाने की तैयारी की। विक्रम ने उन्हें बाहर छोड़ा। तियानगे, मैं हाल ही में जी निंग और यान की देखभाल में व्यस्त रहा हूं, इसलिए मुझे कंपनी के मामलों में आपको और डोंगजी को परेशान करना होगा। सामान्य परिस्थितियों में विक्रम और शरत तियानिक्सिंग ऑटोमोबाइल और तियानचिंग रियल एस्टेट कंपनी में ज्यादा व्यस्त रहते थे, जबकि चरण केवल कुछ ही फैसले लेता था। हालांकि विक्रम झांग जिनिंग की प्रसव पीड़ा के दौरान उनकी देखभाल में व्यस्त था, इसलिए वह केवल चरण और शरत से ही ज्यादा जिम्मेदारी लेने के लिए कह सकता था। हम चिंता मत करो, बस माँ और बेटी की देखभाल पर ध्यान दो। चरण ने विक्रम के कंधे थपथपाए, अपनी बेटी को गोद में लिया और प्रिया के साथ कार में बैठ गया। विक्रम ने उन्हें जाते हुए देखा, फिर दूसरे मेहमानों को विदा करना जारी रखा। फुयुआन लौटने पर दोपहर के 3 बज चुके थे। बटलर वांग ने दोनों को लौटते देखा और जल्दी से स्थिति की सूचना देने आया। श्रीमान महोदया, जब आप बाहर थीं तब कोई व्यक्ति फुयुआन में संदेश देने आया था कि सुश्री झाओ कियान घायल हो गई हैं और अस्पताल में भर्ती हैं और आपको काउंटी अस्पताल जाने के लिए कहा गया है। क्या झाओ कियान घायल हो गई थीं और अस्पताल में भर्ती थीं? चरण और प्रिया ने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखें भ्रम से भरी थीं। हाँ, उस व्यक्ति ने कहा कि झाओ कियान ने उसे संदेश पहुंचाने में मदद करने के लिए कहा था। बटलर वांग ने सिर हिलाया और कहा, क्या कोई आज लियू हेंग के साथ तलाक की प्रक्रिया संभालने नहीं गई थी? वह अचानक कैसे घायल हो सकती हैं? प्रिया की आंखों में चिंता झलक रही थी। पति, क्या आपको लगता है कि लियू हेंग ने उन्हें मारा है? काउंटी अस्पताल जाने के बाद हमें पता चल जाएगा, चरण ने प्रिया को दिलासा देते हुए कहा। ठीक है, अब चलते हैं। दोनों अपने अंगरक्षकों को लेकर जल्दी से हुआंगान काउंटी अस्पताल पहुंचे। झाओ कियान के वार्ड के बारे में पूछताछ करने के बाद चरण अपनी बेटी को गोद में लेकर प्रिया के साथ वार्ड में गया। झाओ कियान के वार्ड का दरवाजा बंद नहीं था। दरवाजे से अंदर झांकने पर वार्ड में कई लोग थे। चरण ने हाथ उठाकर चौखट पर 2 बार दस्तक दी। वार्ड में मौजूद सभी लोग इधर उधर देखने लगे। झाओ कियान पीले चेहरे के साथ अस्पताल के बिस्तर पर टिकी हुई थी। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने जल्दी से चरण और प्रिया का अभिवादन किया। चरण, तियान, तुम यहाँ हो, जल्दी से अंदर आओ। चरण और प्रिया ने वार्ड के अन्य लोगों को देखा और फिर झाओ कियान के बिस्तर के पास गए। कुई, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें अचानक अस्पताल में क्यों भर्ती कराया गया? प्रिया ने चिंता से पूछा।
उसने पास खड़े लियू हेंग को देखा और उसके अपराध बोध और घबराहट भरे भाव को देखा, ये जानते हुए कि यह मामला उससे संबंधित होना चाहिए। प्रिया की चिंता सुनकर झाओ कियान की आंखें तुरंत लाल हो गईं। वह रुंधी हुई बोली, आज मैंने लियू हेंग को तलाक की प्रक्रिया संभालने के लिए कहा था। कौन जानता था कि हम सिविल अफेयर्स ब्यूरो के बाहर बहस करेंगे। उसने मुझे धक्का दिया और मेरे पेट में असहनीय दर्द हुआ, इसलिए मुझे अस्पताल भेज दिया गया। कोई मुझे माफ़ करना, मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं था। लियू हेंग पास खड़ा था, उसका चेहरा पश्चाताप से भरा हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे उसे पता था कि वह गलत था। वार्ड के अन्य लोगों ने भी जल्दी से सलाह दी, हाँ, लियू हेंग ने अपनी गलती मान ली है। कोई अब तुम फिर से गर्भवती हो, इसलिए हंगामा मत करो, वापस जाओ और एक अच्छी जिंदगी जियो। तुम फिर से गर्भवती हो। प्रिया और चरण दोनों बहुत हैरान थे, झाओ कियान को देख रहे थे। झाओ कियान के चेहरे पर कड़वाहट दिखाई दी और उसने धीरे से सिर हिलाया, हाँ, लगभग 2 महीने हो गए हैं। मैं हाल ही में खराब मूड में रही हूँ, भूख और नींद की गुणवत्ता खराब है, इसलिए मुझे इस बच्चे के अस्तित्व का पता ही नहीं चला। प्रिया और चरण ने एक दूसरे को देखा और झाओ कियान के प्रति और भी सहानुभूति महसूस की। लियू हेंग स्पष्ट रूप से एक योग्य पति नहीं थे और अब जब झाओ कियान अपने दूसरे बच्चे के साथ गर्भवती थी तो उनका उलझाव और गहरा हो गया। क्या वह अब भी आसानी से तलाक ले सकती थीं? वार्ड में सभी लोग लियू हेंग और झाओ कियान के रिश्तेदार थे और उन्होंने मूल रूप से तलाक की नहीं बल्कि सुलह की सलाह दी। तो अब तुम क्या करने वाली हो? प्रिया बिस्तर के पास बैठ गई और झाओ कियान का हाथ थामने के लिए आगे बढ़ी। झाओ कियान ने प्रिया की हथेली की गर्माहट महसूस की और उसके दिल में हिम्मत उमड़ आई। उसने दृढ़ता से कहा, मैं इस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती। मैं लियू हेंग को तलाक देना चाहती हूँ। कोई नहीं, तुम नहीं कर सकती। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारे गर्भ में पल रहा ये बच्चा हमारे लियू परिवार का वंशज है। झाओ कियान, क्या तुम इतनी लापरवाही बंद कर सकते हो? मैंने पहले ही तुम्हारे सामने अपनी गलती मान ली है और वादा किया है कि मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा। तुम अब भी परेशानी क्यों खड़ी कर रहे हो? लियू हेंग ने झाओ कियान को एक अजीब नज़र से देखा। उसके शब्दों से झाओ कियान का दिल टूट गया और वह आग बबूला हो गई, उसका शरीर थोड़ा कांप उठा। तुम्हारे मौजूदा रवैये को देखते हुए कोई का तुम्हें तलाक देना बिल्कुल सही है। प्रिया गुस्से से भर गई और खुद को लियू हेंग को डांटने से नहीं रोक पाई। तुमने कल कोई को मारा था और आज तुमने उसे धक्का दिया। कौन गारंटी दे सकता है कि तुम भविष्य में फिर से कोई पर हाथ नहीं उठाओगे? इसके अलावा कोई अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। क्या तुम सच में उसे मजबूर करना चाहते हो? लियू हेंग ने प्रिया को कुछ विरोध भरी नज़रों से घूरा। यह मेरी पत्नी और मेरे बीच का मामला है, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। कृपया तुरंत यहाँ से चले जाओ। तुम्हें ही यहाँ से निकल जाना चाहिए। झाओ कियान खुद को रोक नहीं पाए और फूट पड़ी, चारान और तियान को मैंने ही बुलाया है, क्योंकि इस समय इस कमरे में मौजूद सभी लोगों में से मुझे सिर्फ उन्हीं पर भरोसा है। आप सभी, जिनमें मेरे माता पिता, भाई भाभी, ससुराल वाले और पति भी शामिल हैं, कोई भी मेरे बारे में नहीं सोचता। आप में से हर एक मुझे कहता है कि मैं अपना गुस्सा पी जाऊं, लियू हेंग को माफ कर दूं और उसके साथ रहना जारी रखूं। क्या आपने मेरी भावनाओं पर गौर किया है? कियान, हम सब ये सब तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। लियू मदर ने झाओ कियान के गुस्से और अन्याय भरे भाव को देखा और अजीब तरह से कहा, अब तुम फिर से गर्भवती हो। अगर लियू हेंग के साथ तुम्हारी नहीं बनी तो तुम आगे क्या करोगी? ये सही है झाओ कियान, आवेगी मत बनो। लियू हेंग तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करता था। मर्दों से कभी कभी गलतियां हो ही जाती हैं। उसे एक मौका दो, हमें विश्वास है कि वह खुद को जरूर सुधार लेगा। उसके मायके से आई उसकी नंद भी समझाने में शामिल हो गई। झाओ कियान ने अपने सामने इन रिश्तेदारों को देखा, उसकी आंखें घोर निराशा से भर गईं। जब उसे सहारे और मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसके मायके से आए उसके परिवार ने उसे जोरदार तरीके से रसातल में धकेल दिया। झाओ कियान, भले ही तुम अपने लिए न सोचो, तुम्हें हमारे बेटे के लिए सोचना चाहिए, है ना? लियू हेंग ने देखा कि कोई भी झाओ कियान को मना नहीं सकता और गहरी भौहें चढ़ाते हुए उसने कहा, अगर हम तलाक ले लेते हैं और मैं भविष्य में बच्चे के लिए सौतेली मां ढूंढता हूं तो इसका खामियाजा बच्चे को ही भुगतना पड़ेगा। झाओ कियान की आंखें सिकुड़ गईं और एक गुस्से भरी चमक उभरी। लियू हेंग, मुझे बच्चे से डराने के अलावा तुम्हारे पास और क्या तरकीबें हैं? मैं भी नहीं चाहता। मुझे तलाक देने की जिद करना तुम्हारी ही गलती है। क्या हम जैसे अभी हैं वैसे ही ठीक नहीं हैं? नहीं। झाओ कियान ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और धीमी आवाज में गुर्राहट के साथ बोली, बहुत हो गया तुम्हारा घर न आना, बाहर की औरतों को भड़काना। बहुत हो गया तुमसे पैसे की भीख मांगते मांगते तुम्हारे रहम पर जीते जी। सबसे भयानक बात यह है कि तुम हिंसक प्रवृत्ति के हो। सिर्फ 2 दिनों में लियू हेंग, तुमने मुझ पर 2 बार हाथ उठाया। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। झाओ कियान के दिल में यह बात साफ थी कि लियू हेंग के साथ उसका वैवाहिक रिश्ता पूरी तरह टूट चुका है। अगर उसने तलाक नहीं लिया तो उसे दुखों से भरी जिंदगी जीनी पड़ेगी।
लियू हेंग बाहर यूं ही बेवकूफ़ी करता रहेगा और उसे अपनी हर खर्चीली पाई के लिए लियू हेंग की शिकायतें सुननी पड़ेंगी, उसके सामने उसकी कोई गरिमा नहीं रहेगी। अगर दोनों में बहस हुई तो लियू हेंग मारपीट पर भी उतर सकता था। झाओ कियान ऐसी जिंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, बस इसके बारे में सोचकर ही उसे घुटन महसूस होने लगती थी। तुम चाहे जो भी सोचो, संक्षेप में हम तलाक नहीं ले सकते। लियू हेंग झाओ कियान की एक न सुनने को तैयार था, वह बस तलाक न देने पर अड़ा रहा। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, चारन ने शांति से कहा। जब तक झाओ कियान तलाक लेना चाहती है वह जरूर ले पाएगी। ये सुनकर लियू हेंग और बाकी लोग चरन को गुस्से से घूरने लगे। ये हमारा पारिवारिक मामला है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। कियान मेरी दोस्त है, मैं चुपचाप खड़ी होकर तुम्हें उसे धमकाते हुए नहीं देखूंगी। प्रिया आगे बढ़कर झाओ कियान का हाथ पकड़ लिया और उसे दिलासा देते हुए कहा, कियान डरो मत, चरन और मैं तुम्हारी मदद करेंगे। झाओ कियान के चेहरे पर आंसू बह निकले और उसने घुटते हुए सिर हिलाया। शुक्रिया तियान चरन, शुक्रिया। तुम इतने दखलंदाज क्यों हो? एक जोड़े की शादी तोड़कर तुम सच में पाप कर रहे हो। लियू माँ ने चरन और प्रिया को नाखुश होकर देखा, उनका स्वर कठोर था। पाप तुम लोग हो जो झाओ कियान पर अत्याचार करने के लिए रिश्तेदारी और स्नेह का इस्तेमाल कर रहे हो। तुम सभी को अपनी इज्जत और हितों की परवाह है, झाओ कियान का जरा भी ख्याल किए बिना। तुम में से हर कोई उसे मौत के घाट उतारना चाहता है। चरन ने निर्दयता से लियू हेंग और दूसरों के चेहरों पर छिपे राज को उजागर किया। उसके शब्द तीखे थे, कृपया सब चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता। झाओ कियान ने लियू हेंग और बाकियों को ठंडी निगाहों से देखा और उन्हें टरका दिया। झाओ कियान, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम अभी अस्पताल में भर्ती हो, मुझे तुम्हारी देखभाल के लिए यहीं रहना होगा। लियू हेंग के चेहरे पर असहमति साफ झलक रही थी। और हाँ, तुम्हारे पेट में अभी भी मेरा बच्चा पल रहा है, मुझे तुम्हारी देखभाल की जरूरत नहीं है और मैं इस बच्चे को नहीं रखूंगा। झाओ कियान का लहजा दृढ़ था। लियू हेंग, कोई भ्रम मत पालो, जब मैं झाओ कियान कहूंगा कि मैं तलाक ले रहा हूं तो मैं जरूर तलाक लूंगा। लियू हेंग का चेहरा पीला पड़ गया। उसने झाओ कियान को घूरा, फिर मुड़कर चला गया। आगे बढ़ो और हंगामा करो झाओ कियान, एक बार तुम मेरे बेटे को तलाक दे दो, फिर देखते हैं तुम्हें कौन लेगा। लियू मदर ने ठंडी सांस ली, झाओ कियान का कुछ बार मजाक उड़ाया और फिर अपने पोते को वार्ड से बाहर खींच लिया। झाओ कियान का परिवार जो अपने मायके से आया था, झाओ कियान के ठंडे चेहरे को देखकर अनिच्छा से ही वार्ड से बाहर निकल सका। जब वार्ड में केवल झाओ कियान, प्रिया और चरन ही बचे तो झाओ कियान खुद को रोक नहीं पाए और फूट फूट कर रोने लगी। प्रिया उसे दिल टूटकर रोते हुए देख रही थी, उसकी आंखों में परेशानी के भाव थे। झाओ कियान के अनुभव के बारे में सोचकर ही दिल दहल जाता था। सौभाग्य से वह अभी भी अपने बारे में सोचना जानती थी। वह अपना गुस्सा नहीं निगल सकती थी और खुद को नुकसान पहुंचाना जारी रख सकती थी। उसने झाओ कियान के कुछ देर रोने का इंतजार किया, फिर हाथ बढ़ाकर झाओ कियान के कंधे पर थपथपाकर उसे दिलासा दिया। कियान अब और मत रो, ऐसे लोग इसके लायक नहीं हैं, प्रिया ने धीरे से कहा। हम झाओ कियान ने सूंघा, अपनी लाल आंखें उठाईं और प्रिया को देखा। तियान मैं इस बच्चे का गर्भपात कराने के लिए सर्जरी करवाना चाहती हूँ, कृपया मुझे डॉक्टर ढूंढने में मदद करें। जब काटना हो तो निर्णायक रूप से काटें। झाओ कियान खुद को पछतावे का मौका नहीं देना चाहती थी। उद्धरण चिन्ह ... ठीक है, प्रिया का स्वर थोड़ा भारी था जब वह सहमत हुई। आमतौर पर गर्भावस्था एक सुखद घटना होती है, लेकिन झाओ कियान की वर्तमान स्थिति को देखते हुए इस बच्चे को वास्तव में नहीं रखा जा सकता था। चरन और प्रिया वार्ड से बाहर चले गए और झाओ कियान को डॉक्टर ढूंढने में मदद की। डॉक्टर वार्ड में आए, झाओ कियान की इच्छा के बारे में पूछा और यह पुष्टि करने के बाद कि वह बच्चे को नहीं रखना चाहती, उसके लिए सर्जरी की व्यवस्था की। दरअसल झाओ कियान को आज लियू हेंग ने धक्का दिया था और वह जमीन पर गिर गई थी, जिससे भ्रूण को कुछ तकलीफ हुई थी। भ्रूण की छवि थोड़ी अस्थिर थी और अगर वह इस बच्चे को रखना चाहती थी तो उसे गर्भावस्था की रक्षा के लिए दवा लेनी होगी। अब जब वह इसे नहीं रखना चाहती थी तो डॉक्टर के पास उसे मनाने के लिए कुछ नहीं था। 1 घंटे बाद झाओ कियान ऑपरेशन रूम से बाहर आए और उसे वापस वार्ड में ले जाया गया। उसने प्रिया और चरन की ओर कृतज्ञता से देखा और उनका शुक्रिया अदा किया। अब आपको आराम करना चाहिए, हम लियू हेंग से तलाक में आपकी मदद करेंगे। प्रिया ने झाओ कियान का हाथ थामकर उसे दिलासा दिया, तलाक के बाद जिंदगी की चिंता मत करना, मैं तुम्हारे काम और रहने की व्यवस्था में मदद करूंगी। कियान याद रखना, हम अच्छे दोस्त हैं, इसलिए मुझे परेशान करने से मत डरना, ठीक है। झाओ कियान ने घुटन भरी आवाज में सिर हिलाया। मुझे पता है तियान, मेरे जीवन की सबसे खुशकिस्मती तुमसे और ताओ युन से मिलना है। तुम दोनों मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। वह चरन और प्रिया की बहुत आभारी थी कि उन्होंने इस समय उसकी मदद करने के लिए आगे कदम बढ़ाया।
वरना झाओ कियान को सचमुच सच्चाई के आगे झुकना पड़ता। उसे शायद जिंदगी भर सचमुच पीड़ा सहनी पड़ती। क्योंकि उन्हें झाओ कियान को लियू हेंग से तलाक दिलाने में मदद करनी थी, इसलिए चरण ने किसी को लियू हेंग की जांच करने के लिए भेजा। अप्रत्याशित रूप से उन्हें वाकई कुछ बेहद दिलचस्प बातें पता चलीं। उसने एक रखेल को बाहर रखने के लिए सरकारी पैसों का गबन किया और उसके लिए एक घर भी खरीद लिया। जब झाओ कियान को यह खबर मिली तो उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। हाँ, और जिस औरत को वह बाहर रख रहा है वह पहले से ही गर्भवती है। चारण ने कहा, अगर उसे अपनी प्रतिष्ठा खराब होने और नौकरी पर असर पड़ने का डर न होता तो लियू हेंग शायद पहले ही तलाक लेने की पहल कर चुका होता। सिर्फ 1 साल में वह सचमुच एक अलग इंसान की तरह बदल गया है। झाओ कियान ने निराशा से भरी आवाज में धीरे से कहा। लियू हेंग के अतीत में उसके प्रति सौम्य और विचारशील व्यवहार के दृश्य अब भी उसके मन में ताज़ा थे। लेकिन जब से उसकी पदोन्नति हुई है वह झाओ कियान के लिए और भी ज्यादा अपरिचित होता जा रहा था। तो कुछ लोग सचमुच सिर्फ मुश्किलें ही बांट सकते हैं, समृद्धि नहीं। प्रिया ने बेबसी से किनारे से कहा, कियान उदास मत हो, तुम्हें आगे देखना है और आगे बढ़ना है। झाओ कियान ने कड़वाहट से सिर हिलाया। उद्धरण चिन्ह, मुझे पता है, उसके बारे में ये बातें जानने से उसे छोड़ने का मेरा इरादा और मजबूत हो जाएगा। तो आगे क्या करने की तुम्हारी योजना है? प्रिया ने पूछा, क्या तुम उसकी शिकायत करके उसे जेल भेजना चाहती हो या उससे अकेले में बात करके और ज्यादा सुविधाएं पाना चाहती हो? तुम जो भी फैसला करोगी हम तुम्हारा साथ देंगे। उसने वो पैसा लिया जो उसे नहीं लेना चाहिए था और वो काम किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। उसे सजा मिलनी ही चाहिए। झाओ कियान के चेहरे पर गंभीरता के भाव थे। अगर मुझे नहीं पता था तो कोई बात नहीं, लेकिन चूंकि मुझे इस बारे में पता है इसलिए मैं उसे इसे छिपाने में मदद नहीं करूंगी। सब कुछ कानूनी तरीके से होने दो। ठीक है, प्रिया ने सिर हिलाया। अगर तुम अपने बेटे की कस्टडी के लिए लड़ती हो तो ये भी एक अच्छा मौका है। मैं चाहती हूँ, मैं अपने बेटे को खुद पालना चाहती हूँ। झाओ कियान ने तुरंत जवाब दिया, मेरा बच्चा लगभग 3 साल का है और मैं ही हमेशा से उसकी देखभाल करती रही हूँ। मैं सचमुच अपने बच्चे की कस्टडी पाना चाहती हूँ। अगर उसे जेल की सजा हो जाती है तो बच्चे का पालन पोषण स्वाभाविक रूप से तुम ही करोगी। चरण ने बगल से कहा, तो फिर उसकी शिकायत करो और उसके सारे पेशेवर और निजी जीवन के घोटाले उजागर करो। झाओ कियान की आंखों में नफरत की एक झलक दिखाई दी। अब उसे लियू हेंग का असली रूप साफ दिखाई दे रहा था और उसके मन में उसके लिए कोई भावना नहीं बची थी। ठीक है, मैं किसी को ढूंढ लूंगा जो इसे संभाल सके। चरण ने सिर हिलाया। झाओ कियान का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा था और सर्जरी के बाद उसी दिन वह बिस्तर से उठकर चलने फिरने में सक्षम थी। वह अस्पताल में नहीं रहना चाहती थी, इसलिए चरण और प्रिया ने उसे अस्पताल से छुट्टी दिलाने में मदद की। वे शुरू में उसे फुयुआन ले जाकर उसकी देखभाल करना चाहते थे, लेकिन झाओ कियान ने जाने से मना कर दिया। आखिरकार उसका अभी अभी गर्भपात हुआ था और किसी और के घर जाने से मेजबानों के लिए दुर्भाग्य आ सकता था। चरण और प्रिया को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन झाओ कियान ने जिद की और उन दोनों के पास कोई चारा नहीं था। झाओ कियान मूल रूप से कुछ समय के लिए एक होटल में रुकना चाहती थी। चरण और प्रिया ने इस पर चर्चा की और सुझाव दिया कि झाओ कियान उस छोटे से आंगन में रहे जिसे उन्होंने पहले खरीदा था। जब से वे फुयुआन में आए हैं वह आंगन अस्थायी रूप से खाली पड़ा था। झाओ कियान ने अब मना नहीं किया। वह जानती थी कि चरण और प्रिया पर उसका बहुत बड़ा कर्ज है। वह अपने पैरों पर खड़ी होने के बाद ही धीरे धीरे उन्हें चुका सकती थी। चरण ने तुरंत कार्रवाई की और लियू हेंग द्वारा सार्वजनिक धन के गबन का मामला जल्द ही उजागर हो गया। फैक्ट्री निदेशक उसे जवाबदेह ठहराना चाहता था। सार्वजनिक सुरक्षा विभाग द्वारा विस्तृत जांच के बाद गबन किए गए सार्वजनिक धन का पता चला। लियू हेंग ने अपनी मालकिन के लिए एक आंगन खरीदने में 5000 युआन खर्च किए और उसे हर महीने रहने के खर्च के लिए 80 युआन दिए। गौरतलब है कि वह झाओ कियान और उनके बच्चे को हर महीने रहने के खर्च के लिए केवल 20 युआन देता था। इस मामले के उजागर होने के बाद लियू हेंग का चरित्र निंदनीय हो गया। फैक्ट्री को हुए नुकसान की भरपाई करने के अलावा उसे कानूनी जिम्मेदारी का भी सामना करना पड़ा और जेल जाना पड़ा। उसके परिवार की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई और लियू हेंग पूरी तरह से कंगाल हो गया। उसकी मालकिन, जिसे उसने घर के बाहर रखा था, को पता चला कि वह गिर गया है। उसने गर्भपात करा दिया और एक नए अमीर पति की तलाश में निकल पड़ी। झाओ कियान की तरफ से चरण और प्रिया की मदद से उसने सफलतापूर्वक उसका तलाक का प्रमाण पत्र और अपने बच्चे की कस्टडी हासिल कर ली। ठीक होने के बाद उसने प्रिया की व्यवस्था के तहत स्वीट हार्ट फैशन कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। कंपनी में एक नर्सरी स्कूल, एक प्री स्कूल शिक्षा और चाइल्ड केयर क्लास है जो विशेष रूप से कर्मचारियों के बच्चों के लिए है। झाओ कियान ने अपने बच्चे को नर्सरी स्कूल में भेज दिया, जिससे बच्चे की देखभाल में मदद न करने की समस्या हल हो गई। मुश्किल दिन आखिरकार बीत गए।
झाओ कियान के लियू हेंग को छोड़ने के बाद काम को संतुलित करते हुए अपने बच्चे का पालन पोषण करना बहुत मुश्किल था। लेकिन चरण, प्रिया, ताओ युन और अन्य लोगों की मदद से उसका और उसके बच्चे का जीवन धीरे धीरे पटरी पर आ गया। फुयुआन, चरण और प्रिया बगीचे में केरान के साथ खेल रहे थे। अचानक चरण का फोन बज उठा। उसने अपनी जेब से अपना फोन निकाला, उसे खोला और कॉल का जवाब दिया। चरण ने समिति सदस्य झांग की आवाज में असामान्य लहजा सुना और जल्दी से पूछा। स्प्रेटली द्वीप समूह पर हमारे देश ने जॉनसन साउथ रीफ का सर्वेक्षण करने के लिए सैन्य और नागरिक कर्मियों को तैनात किया था। अप्रत्याशित रूप से दक्षिणी वियतनाम ने हमारी सेना और नागरिकों को उकसाने के लिए अचानक युद्धपोत भेज दिए और जॉनसन साउथ रीफ पर जबरन उतर भी गए, जिससे हमारी सेना और नागरिक घायल हो गए। समिति सदस्य झांग की आवाज गुस्से से भरी थी। हमारी नौसेना की ताकत हमेशा कमजोर रही है। यही वजह है कि दूसरे देशों ने दक्षिण चीन सागर में हमें बार बार परेशान और उकसाया है। इसलिए हम आपसे नौसेना के हथियारों और उपकरणों को उन्नत करने में मदद करने का अनुरोध करना चाहेंगे। इस बार हम दक्षिण वियतनाम को करारा झटका देने के लिए तैयार हैं। समिति सदस्य झांग की बात सुनकर चरण को पूरी कहानी समझ में आ गई। उसके दिल में भी गुस्से की लहर दौड़ गई और इस समय जब देश को उसकी जरूरत थी, वह स्वाभाविक रूप से इस आह्वान का जवाब देगा। नौसेना के हथियार निर्माण का अड्डा कहाँ है? मैं खुद वहां जाऊंगा, चरण ने सीधे समिति सदस्य झांग से कहा। समिति सदस्य झांग बहुत खुश हुए और जल्दी से बोले, ये गुआंग शहर में है। आप कब जाने की योजना बना रहे हैं? मैं आपको लेने के लिए एक विमान की व्यवस्था करता हूँ। उसने अपने बगल में प्रिया को देखा और अपनी यात्रा का कार्यक्रम समझाया। पत्नी, मुझे नौसेना में कुछ हथियारों और उपकरणों की खोज में मदद करने की जरूरत है, इसलिए मैं कुछ समय के लिए घर से बाहर रहूंगा। क्या तुम और रनरान घर पर मेरा इंतजार करोगे? ठीक है। प्रिया ने चरण के गंभीर भाव देखे और जान गई कि वह जो करने जा रहा है वह बहुत महत्वपूर्ण है। उसने जल्दी से सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तुम जाओ। मैं घर पर अपना और रनरान का अच्छे से ख्याल रखूंगी। पति, जब आप बाहर हों तो आपको भी सावधान रहना चाहिए। हम चिंता मत करो। चरण ने हाथ बढ़ाकर प्रिया को गले लगा लिया, धीरे से कहा, चलो कमरे में वापस चलते हैं। मैं अपना सामान पैक कर लूंगा और तुम्हारे लिए कुछ लिंक्वान जल छोड़ दूंगा। ठीक है। दंपति अपनी बेटी को वापस बेडरूम में ले गए। इस लिंक्वान जल को संभाल कर रखना। अभ्यास करते समय तुम इसका इस्तेमाल कर सकती हो और ज़रूरी परिस्थितियों में लिंक्वान जल जान बचाने और चोटों को ठीक करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रिया ने सिर हिलाया और चरण की कमर कसकर पकड़ ली। पतिदेव, काम खत्म होने के बाद जल्दी आ जाना। हमारी बेटी और मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। चरण ने अपना सिर नीचे किया और उसके माथे को चूमते हुए सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ। दोनों ने कुछ देर बातें की, फिर चरण अपने जाने की तैयारी करने के लिए उठा। उसने जियांग मुवान, लू हुई और झांग कियान को बुलाया। चेनिक्सी, हुई गे, आप, लियू जियानचुन और लू जिदोंग इस बार मेरे साथ गुआंग सिटी आएंगे। बहन कियान, आप और बाकी लोग फुयुआन में रहें और तियान तियान और के रैन की सुरक्षा करें। चरण ने व्यवस्था की। सर, क्या आप बहुत कम लोगों को ला रहे हैं? झांग कियान की आंखों में चिंता दिखाई दी। चरण ने हाथ हिलाया और कहा, चिंता मत करो, मेरी सुरक्षा देश द्वारा की जाती है। बल्कि यह आप सभी हैं। जब तक मैं दूर हूं, आपको फुयुआन की अच्छी तरह से रक्षा करनी चाहिए। जी सर। चरण ने बटलर वांग को कुछ और निर्देश दिए और फिर जाने के लिए तैयार हो गया। वह अपने लोगों को फुयुआन हेलीपैड पर ले गया और सभी लोग निजी जेट में सवार हो गए। विमान धीरे धीरे ऊपर उठा और फुयुआन उनकी दृष्टि में छोटा और छोटा होता गया। चरण अपनी सीट पर पीछे झुक गया। ऐसा लग रहा था कि उसने आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली हैं, लेकिन वास्तव में वह नौसेना की क्षमताओं को उन्नत करने के लिए हथियारों और उपकरणों के लिए जल्दी से यूजियान बुक स्टोर को ब्राउज कर रहा था।